इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। जब भी हम आपको वीडियो देंगे तो इसमें प्रॉपर एक आवाज़ आ सके आपके लिए, तो ये अरेंजमेंट आप ही के लिए किया गया है। जितना भी है सब आपके लिए है वैसे तो। अब मुझे लगता है पकौड़े वगैरह खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी तो आ गई होगी। आ गई मैम, एनर्जी आ गई, थोड़ी आ गई ना। स्टार्ट करें, कर दें। तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी यहाँ पे बैठे हैं पूरे देशभक्त है कि नहीं है? हैं? पक्का? देशद्रोही तो नहीं है कोई? देशद्रोही होना भी नहीं चाहिए साथ में, क्योंकि हम लोगों के साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी देशभक्त हैं, क्योंकि सबसे पहले देश है। हमारा देश रहेगा तभी सब कुछ ठीक रहेगा। तो देश के नाम 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ मैं। देखे कवि लोग बोलते हैं 4 लाइनें सुना रहा हूँ। जब मथुरा में बंसी, काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। जब मथुरा में बंसी, काशी में बजेगा डमरू, तो सनातनी शंखनाद दूर तक जाएगी। अयोध्या में सीताराम विराजेंगे मंदिर में, तो माँ भारती अपनी पूरी पावन कहलाएगी। जो देश के साथ गद्दारी करोगे तो शक्ति हनुमान की गर्जना सुनाएगी। अरे दे दो इसका साथ, बना दो श्रेष्ठ राष्ट्र, फिर वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। वंदे मातरम तो पूरी दुनिया ही गाएगी। मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम जो है बेटियों को पढ़ा तो पा रहे हैं, भले स्कूलों में फीस ज़्यादा है पर दे रहे हैं, लेकिन हमें बेटियों को बचाने के लिए सरकार की हेल्प की ज़रूरत है। तो भारत की सभी बेटियों की ओर से एक मैं छंद सुनाता हूँ। मैंने हर न्यूज़ चैनल पर भी सुनाया है, हर मंच से भी सुनाया है, और अभी मुझे पता लगा है कि जो मुक्तक में बात कही गई है वो वहाँ तक पहुँची है और एक नया कानून बनने जा रहा है। देश के प्रधान तुम्हें बेटियाँ पुकारती हैं, देश के प्रधान तुम्हें बेटियाँ पुकारती हैं, अब नया शक्ति एक कानून बनाइए। देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, अब नया शक्ति एक कानून बनाइए। गलत भावना से छुए जो बेटियों को कोई, जड़ से उखाड़े हाथ ऐसा कुछ लाइए। जैसे हनुमान ने जलाई लंका रावण की, वैसे आप उनकी लंका जलाइए। हर बेटियां दुआएं देंगी आपको भी मेरे प्रभु, प्रचंड रूप अपना सबको दिखाइए। प्रचंड रूप अपना सबको दिखाइए। प्रचंड रूप अपना सब। ठीक है कि नहीं? ये बात आप लोग चाहते हैं कि नहीं? आप लोग चाहते हैं तो जरूर एक बार जोर से ताली बजाइए। ये समर्थन मेरी बात का नहीं है, ये सारी महिलाओं की बात का समर्थन है कि हम लोग महिलाओं के पक्ष में खड़े हों। जो दरिंदगी आजकल होती है रोड पे भी, मतलब लोग बड़े उससे महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, और दुख की बात तो ये है कि जब और लोग उनको देखते रहते हैं, कोई बोलने की कोशिश नहीं करता, तो बहुत दुख होता है। लगता है कि पता नहीं हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम महिलाओं को महिला शक्ति तो बोलते हैं, पर इसकी कदर उतनी नहीं करते जितनी करनी चाहिए। या तो वो दुर्गा का रूप ले ले, चंडी का रूप ले ले, पर ये आवश्यकता थोड़ी है कि हर बार जो महिला है वो माँ सरस्वती के रूप को छोड़ के दुर्गा चंडी का रूप ले। तो हमें महिला का जब तक वो माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, उसी रूप में पूजन करना चाहिए, और उसको इस बात पर नहीं वो करना चाहिए कि दुर्गा का और चंडी का रूप ले। हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मैं तो यूपी का हूँ, है ना। हम लोग बहुत
डरे, हम बहुत डरे डरे सहमे रहते थे, क्योंकि पहले ये भी यूपी के हम लोग बहुत डरे हुए रहते थे, क्योंकि हमारे घर में पहले साइकिल होती थी। अब हमें बहुत हिम्मत आ गई जब से घर में बुलडोजर आया है तो हम लोग अब बुलडोजर वाले हो गए। अब हम डरते नहीं है किसी से। हम लोग वो लोग हैं जब बचपन में तो नहीं, जब जवानी में, जवान तो खैर अब भी हैं, जब कॉलेज के दिनों में जब पढ़ते थे तो उन दिनों में क्या होता था, बहुत मतलब सीधे साधे लोग होते हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा, तो हम लड़कियां देखते थे भाई साहब, कह नहीं पाते थे कुछ भी, तो लड़कियां देखते ही देखते रहते थे, केवल जो है दर्शन कर पाते थे जब तक प्रदर्शन का टाइम आता था, जब तक उनकी शादी तय हो जाती थी। तो फिर हम क्या करते थे, उनकी शादियों में कुर्सियां लगा रहे होते थे, ऐसे जैसे यहाँ लगी है ना, तो ऐसे कुर्सियां लगाते थे। तो और जो प्रेमिका होती थी ना, वन साइडेड प्रेमिका जो होती थी, वो उनका हाल ये होता था कि वो दूर से बुलाती थी, अरे पप्पो यहाँ हो जरा, जी जीजा जैसे मिले कि नहीं, जी मिले, पैर वैर छुए कि नहीं, तो वो पैर वैर भी छुलवा लेती थी भाई, इतने हम सीधे थे। ताली बजा दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ताली तो बजानी पड़ेगी, ताली तो बजानी पड़ेगी। जो ताली नहीं बजाएगा वो 5-5 हज़ार रुपये दे के जाएगा बाहर। हमने एक आदमी उठवा दिया वहाँ पे, देखो कितनी जोर के ताली बजी है। तो अब जब शादी का माहौल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लड़कियाँ जो हैं, जो शालियाँ होती हैं ना, वो घेर लेती हैं दूल्हे को, वो कहती जीजा जी गाना सुनाइए ना प्लीज़, अरे जीजा जी नहीं, गाना सुनाइए जीजा जी। और जीजा जी जो है ना, वो अपनी पत्नी की तरफ देख के कहते हैं, अरे आप सुनाइए ना कुछ, आप सुनाइए ना, तो हम भी गाएंगे आपके साथ। तो लड़की जो है गाना गाती है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। और कोने में खड़ा हुआ बॉयफ्रेंड कहता वही देगा साथ, मैं थोड़ी आऊँगा। फिर ताली नहीं बजी, 5,000 रुपये जुर्माना, 5,000 रुपये जुर्माना। आप हैं माहिर खान जी, जो अभी मैं इनका परिचय दे रहा था, जाने माने डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। आइए प्लीज। आप हैं रवि दीक्षित जी, आप हैं साक्षी अग्रवाल जी। रवि जी की तो मेरी बात हो चुकी है, आप हैं रवि दीक्षित जी, जिनकी मैं अभी परिचय दे रहा था। अब जो है मंच सुशोभित हो चुका है, और जो हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट जो हैं, मैं उनके स्वागत के लिए श्री पवन कौशिक जी से विनती करूंगा कि वो मंच पे आएँ और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका स्वागत करें। पवन कौशिक जी एक जाने माने उद्योगपति हैं, और ऐसे कई भार हैं जो उनके कंधे पर हैं। उत्तर प्रदेश कॉन्फेडरेशन ऑफ RWA है, उसके ये अध्यक्ष हैं, और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब देश की युवा शक्ति है ये। इनको अवार्ड तो मेरे को अब याद भी नहीं है कितने लिए इन्होंने, इनको बहुत तरह के अलग अलग मंचों से बहुत अवार्ड, बहुत सम्मान मिल चुके हैं। ट्री प्लांटेशन में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, और निरंतर कुछ न कुछ अच्छे काम ये करते रहते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में पवन कौशिक जी उपस्थित हैं, और माहिर खान जी का स्वागत करें। सबसे पहले माला पहनाकर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बुके देके स्वागत करें। और एक मिनट में भी आ जाऊं फोटो में, भैया फोटो मेरा भी ले लेना, मैं भी आया था आज। रवि जी का स्वागत करें। रवि जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आपने देश का नाम रोशन किया है। हम बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ आज उपस्थित हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्लीज बैठिए। देखिए, हम लोग सनातनी धर्म के लोग हैं, और इस देश में हम जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम करते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो पवन कौशिक जी, आप मेहमानों को लेके
आए और दीप प्रज्वलित करें। और विवेक जी जहाँ भी हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी मंच पे आ जाए और ज़रूर आइए। देखिए कई बार क्या जगह हम लोग कवि हैं, जाते हैं बहुत सारे प्रोग्राम में, तो एक जगह पे एक सज्जन आए कुछ दिन पहले, वो बोले कि जी हमें कवि सम्मेलन कराना है तो आप क्या फीस लेते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि जी इतना। बोले यार थोड़े कम कर लो। मैंने कहा कम कर लेंगे, कम कर दिए। फिर मैं जब प्रोग्राम में पहुंचा वहाँ पे मैं, तो क्या हुआ कि मेरे उतरते जब मैं अंदर आया तो उन्होंने मेरे को, मैंने कहा वो लिफाफा कहाँ है, तो अभी दे रहे हैं आपको। तो उन्होंने इतना बड़ा एक पैकेट दिया मेरे को। मैंने कहा जी इसमें क्या है। बोले 2 किलो आलू हैं। अरे मैंने कहा यार पैसों की बात हुई थी, आलू क्या क्या। बोले आप आलू रख लो, युवा नेता से बात चल रही है, वो मशीन आपको दे देंगे, आप खूब आलू बनाना घर पे। आप समझ में आया ना आपकी, नहीं आया तो ताली बजाओ ना, तो ताली बजाओ। ऐसा नहीं। एक जगह मैं प्रोग्राम में गया, वहाँ पे एक महिला थी, बड़ी अच्छी सी थी, तो मेरे को भी अच्छी लग रही थी, उनको भी मैम अच्छा लगा, तो वो मेरे को देख के मुस्कुराई जैसे आप मुस्कुरा रही हैं ऐसे। तो मैं भी मुस्कुरा दिया। तो मैंने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने कहा मेरा नाम सीमा बेंज है। तो मैंने कहा जी बेंज मतलब मर्सिडीज बेंज से कोई रिश्ता है। तो बोले कि मेंटेनेंस कॉस्ट बराबर है। मैंने कहा जी अपनी तो वैगन आ रही ठीक है। तो जो मैंने बीच में बोला था कि हम हमारे बीच में जो एक कवि हैं मिस्टर D.K. शर्मा जी, उनको मैं आवाज़ देता हूं कि वो यहाँ आए और अपनी एक देशभक्ति की कविता से हम सबको देशभक्त वाले माहौल में ले चलें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, अभी तिरंगा यात्रा निकाली थी पूरे देश में, तो उसी के लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी थी। वक्त है भाई ये नवनिर्माण का, फिर सितारा चमके हिंदुस्तान का। वक्त है भाई ये नवनिर्माण का, फिर सितारा चमके हिंदुस्तान का। ले तिरंगा झंडा कर में फहरा दो नगर नगर में, हर कस्बे गांव शहर में चर्चा हो दुनिया भर में भारत की शान का। फिर सितारा चमके हिंदुस्तान का। वक्त है भाई ये नवनिर्माण का, फिर सितारा चमके हिंदुस्तान का। अब जैसा कि हमारे इसरो ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, चंद्रयान, जो भी हम वहाँ पहुँचे हैं साउथ पोल में, वहाँ आज तक कोई भी देश नहीं गया, हम सबसे पहले हैं। तो इसीलिए मैंने आगे लिखा है इसमें कि जगह जगह प्रयोगशालाएं वहाँ आविष्कार रचाएं, बच्चों को अधिक पढ़ाएं, रोगों को दूर भगाएं, है युग विज्ञान का। फिर सितारा चमके हिंदुस्तान का। वक्त है भाई ये नवनिर्माण का, फिर सितारा चमके हिंदुस्तान का। बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। हम कई बार एयरपोर्ट जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे क्या होता है, अगर आप लेट हो जाओ और डोर तक नहीं पहुंच पाओ जो, तो आपका नाम बुलाया जाता है। तो नाम बुलाया जाता है, कोई एयर होस्ट मतलब कोई एक फीमेल आपका नाम बुलाती है, मेल आपका नाम बुलाते हैं,
आप फिर भागे भागे जाते हो वहाँ पे। वहाँ जैसी गेट पे पहुँचते हो, एक लड़की खड़ी होती बहुत अच्छी सुंदर सी, वो कहती कहाँ रह गए थे आप। तो ऐसा आनंद आता है कि वहीं रह जाओ। खैर हमारे बीच में कौशल्या पांडे जी हैं जो कि उत्तराखंडी गायिका हैं, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो मंच पे आएँ और उत्तराखंड के माहौल में हम सभी को ले चलें, क्योंकि हमारे बीच में उत्तराखंड के मेहमान भी हैं। तो आदरणीय कौशल्या जी, प्लीज़ कम। नमस्कार। यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथिगण और आए हुए सभी सज्जनों को, सभी महानुभावों को मैं कौशल पांडे आप सबको नमन करती हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हेलो। जैसा कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और रहती मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन अपने भारत, अपने देश और अपने उत्तराखंड और सभी राज्यों से मुझे बहुत प्यार है। और मैं सभी राज्यों में, मतलब अलग अलग स्टेट के उसमें मैंने अपने गीत गाए हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड में मुझे एक अलग पहचान मिली है। और हिंदी के फील्ड में मैंने भजनों में अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश की है। और मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को अपना एक भजन, उसका ट्रैक मेरे पास है, ट्रैक लग सकता है भैया? चंदना, अगर हम पहाड़ कहते हैं सच्ची माया लग जाए ना, तो वीरनाथ पुकारन पर यह पहाड़ है, वीरनाथ वापस पुकार ली। देख मैं तेरा नाम पुकार लूं, पर जब तूने मेरा नाम पुकार लिया, तेरे सच्ची माया पता चल जाए। अच्छा बता जरा। चंदना 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 मेरा पहाड़ आए, आहा चंदना मेरा पहाड़ आए, तुरा डाना देखल ठंडो पानी पी जल, तुरा डाना देखल ठंडो पानी पी जल, पाँच डल बूढ़ शिव बैठले। चंदना चंदना मेरा पहाड़ आए, आहा चंदना मेरा पहाड़ आए, आए चंदना मेरा पहाड़ आए, आहा चंदना मेरा पहाड़ आए। चैत बैसाख जेठ अषाढ़ा, हरे भरिया मेरो पहाड़ा, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ा, हरे भरिया मेरो पहाड़ा, हिसालो के मोड़े लाड़े माखो माने, हिसालो के मोड़े लाड़े माखो माने, रसीला से बिकाफन खिजई। चंदना चंदना मेरा पहाड़ आए, आहा चंदना मेरा पहाड़ आए, आए चंदना मेरा पहाड़ आए, आहा चंदना मेरा पहाड़ आए। आप सभी तालियों से साथ देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप ऋतु के वर्णन इसमें करेंगे हम। छैयारी तू या बारह मासा, होए दीवाई जैसी बहारा, छैयारी तू या बारह मासा, होए दीवाई जैसी बहारा, वेरों की मोरोले गजेरों का गीत, बालों की मोरोले गजेरों का गीत, जोड़ा छपली चाचे सुनिया दे। चंदना चंदना मेरा पहाड़ आए, आहा चंदना मेरा पहाड़ आए। सुबह से उचमी सोमो घरा बुग्याल, पंचा चोली मानंदा हिमाल,
खरा बुग्याल पंचा चोली मानंद हिमाल अलख नंदराम गंगा येते भगदे सरयू अलख नंदराम गंगा येते भगदे सरयू ऐजा तो भी दर्शन कर जाइए चंदना चंदना मेरा पहाड़ आए आहा चंदना मेरा पहाड़ आए आई चंदना मेरा पहाड़ आए आहा चंदना मेरा पहाड़ आए ले जा ले जा ए जा ओ ए जा ओ ए जा तो ये एक सभी के लिए संदेश है कि आप लोग कभी हमारे उत्तराखंड की तरफ आइए। तो आप सभी के लिए है कि हम आप सबसे कहेंगे कि हमारे उत्तराखंड आइए और देखिए वहाँ की भूमि को, वहाँ के लोगों को। बड़े सीधे साधे लोग हमारे पहाड़ के होते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पर सभी महानुभाव जो बैठे हैं आप सबका कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। और हेमभट्ट जी का विशेष आभार, अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड से हैं और उनका भी विशेष आभार करूँगी। और अगर समय है तो मैं आपको एक हिंदी गीत भजन जो है वो मैं आपको ज़रूर ले चलूँगी उस तरफ। धरती में ले लो अवतार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सब इस प्रेजेंट में अयोध्या नगरी को बसते हुए देख रहे हैं। अपने प्रभु राम के आगमन के लिए हम सब लोग पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र जी की। धरती में ले लो अवतार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार, धरती में ले लो अवतार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार। भारत माता बहुत दुखी भारत माता बहुत दुखी है, दुखियों की सुन लो पुकार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार, धरती में ले लो अवतार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार। ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त तुम्हारे, आपने उनके कष्ट मिटाए, आपने उनके कष्ट मिटाए। सुन के पुकार गज राज की दौड़े, सुन के पुकार गज राज की दौड़े, मेरी भी सुन लो पुकार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार, धरती में ले लो अवतार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार। त्रेता युग में रावण मारा, द्वापर युग में कंस पछाड़ा, द्वापर युग में कंस पछाड़ा। देर ना करो अब इस धरती पर, देर ना करो प्रभु इस धरती पर, जल्दी से ले लो अवतार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार, धरती में ले लो अवतार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार। विश्व
विष्णु तुम्ही नर सिंह तुम्ही हो, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम। विष्णु तुम्ही नर सिंह तुम्ही हो, राम तुम्ही और कृष्ण तुम्ही हो, राम तुम्ही और कृष्ण तुम्ही हो। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, जब जब पाप बढ़ा धरती पर, आए बचाने संसार प्रभु राम जी, आए बचाने संसार। धरती में ले लो अवतार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार। भारत माता बहुत दुखी है, भारत माता बहुत दुखी है, दुखियों की सुन लो पुकार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार, धरती में ले लो अवतार प्रभु राम जी, धरती में ले लो अवतार। धन्यवाद। एक बहुत अच्छा भजन आदरणीय कौशल्या जी ने सुनाया, और राम जी के बारे में कौशल्या जी के अलावा और कौन कितना बढ़िया कह सकता है। कौशल्या जी से ज़्यादा कोई बढ़िया कह भी नहीं सकता राम जी के बारे में। तो आप एक बहुत अच्छी तरह एक ताली बजाइए, मन भाव से ताली बजाइए और बोलिए जयवर रामचंद्र की। अब हम आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मैं चाहता हूं कि उनको मैं आपसे रूबरू कराऊं, वो अपनी बात रखें हम लोगों के बीच में और अपने मतलब अनुभव हमें बताएं। और स्वागत है आपका माहिर खान जी। हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ विवेक का कि जिन्होंने यहाँ इनवाइट किया मुझे, और एक हमेशा एक अच्छे अवार्ड्स लोगों को वो इनकरेज करते हैं और अलग अलग फील्ड्स में इस तरह के इवेंट्स गेट टुगेदर्स वो रखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं पहले भी इनके इवेंट में आ चुका हूँ। इस बार का जो टॉपिक है, आप सब लोग अपनी अपनी फील्ड्स में महारथी हैं। आई एम श्योर कुछ उत्तराखंड से हैं और अलग अलग जगहों से सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं तो आप लोग जानते हैं, आप सब मेरे शोज़ को बहुत प्यार करते हैं। मैं तो क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ। एक मेरा बहुत पॉपुलर शो है जिसको आप सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत उसको हिट किया हुआ है आपने, जिसका नाम है सावधान इंडिया, जो आप सब लोग देखते हैं। और मैं अपने अनुभव के बारे में, मैं स्टेज पे बैठे सभी जो यहाँ पर रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं, उसमें सबसे पहले मैं रवि दीक्षित जी का थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने ये इनविटेशन मेरा इस इवेंट में आने का, विवेक जी ने उनसे बात करी है, वो एक्सेप्ट किया। आपको गर्व होगा, बहुत प्राउड फील होगा। हिंदुस्तान के पहले वर्ल्ड चैंपियन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वॉश में। इस एशिया के नंबर 1 प्लेयर हैं और हिंदुस्तान को, हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी जैकेट आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा रवि एक बार अपनी जैकेट ज़रूर दिखा दें, जिसको देख के हमें बड़ा प्राउड फील होता है। ज़ोरदार एक बार तालियां रवि के लिए। साक्षी हैं यहाँ पर जो मेरी इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखती है और बाकी सभी लोगों का। तो देखिए मेरा अनुभव, मैं तो रोज़ गड्ढा खोदता हूँ और रोज़ पानी निकालता हूँ। मेरे शोज़ मैं उसको कॉन्सेप्चुलाइज करता हूँ, एक लंबा प्रोसेस होता है। पहले उसको
कॉन्सेप्चुलाइज करना, फिर स्क्रिप्टिंग करना, फिर प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, और उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं ऑडियंस को ये बोलने में, अरे यार क्या बेकार शो बनाया है, या फिर वाइस वर्सा, या फिर कितना अच्छा शो बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस फील्ड में, हर फील्ड में मेहनत की, लगन की, और एक जो स्पार्क है, खासकर वो क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो दिल में लगन नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और दिल में अगर लगन है तो आप सोने, मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। विवेक और हमारे हेम भट्ट जी अभी शायद रास्ते में हैं, जो उत्तराखंड के मैम ने बड़ा अच्छा उत्तराखंड को याद दिलाया। मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत शूटिंग्स की हैं उत्तराखंड में, काफ़ी शोज़ की, और दैट्स इट। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, रूबरू होके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनकी तारीफ, देखिए इनके जो एक कवि तो हैं, एक बहुत मशहूर अच्छे कवि हैं, लेकिन इनके जो पंचेज़ हैं, जो बीच बीच में आपको चुटकुले सुनाते हैं, उसका भी एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी जो काबिलियत है, इसका जो महत्व है, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि हम लोग, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, जाने अनजाने अपराध के शिकार होते रहते हैं, और होने की संभावना भी रहती है। लेकिन आपका जो शो है सावधान इंडिया, वो पूरे हिंदुस्तान को सावधान करता है कि सावधान हो जाओ, ये आदमी जो है अपराधी हो सकता है। थोड़ा आप ध्यान रखिए इस बात पे, सावधान रहिए इस आदमी से, सावधान रहिए इस आदमी से। ये अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके आपको समय समय पे बुलाता है और आपको अवार्ड दिलाता है। जरूर सावधान रहिए, या फिर इनकी हिम्मत बढ़ाइए तालियों के साथ। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें बहुत से पुरुष भी ऐसे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जिनको पता नहीं कि कब वो किस अपराध के शिकार हो जाते हैं। तो आपका जो शो है, मुझे लगता है ये एक सामाजिक कार्य भी कर रहा है। हिंदुस्तान में अपराधी से बचने की जो आप जो वो पैदा करते हैं ना, लोगों में शक पैदा करते हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों के लिए बहुत बहुत काम की चीज़ है। मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर जरूर जोर से तालियों से इनका अभिनंदन करना चाहिए। इनके जो कार्य हैं, इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई, जो बहुत हमारे जो GECs हैं, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, जब हम पिच करते हैं तो एक जोक बड़ा मशहूर है। एक पति जो है अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा था, 1 बार 2 बार 3 बार, तीसरी बार पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस ने पूछा, भाई तू क्या कर रहा था? ये अपनी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा था, तुझे आइडिया कहाँ से आया? बोला, जी मैं 3 साल से CID देखता हूँ और मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पुलिस वाले शॉक्ड हो गए, बोला भाई मार क्यों नहीं पाया? बोला, जी वो 4 साल से सावधान इंडिया देखती है, इसलिए हर बार बच जाती है। तो एक बात मैं विवेक और आप मंच पे उपस्थित सभी लोगों को, तुम्हारे लास्ट प्लेटफॉर्म पर यहाँ संतोष जी हैं, उनके हस्बैंड बैठे हैं, तो एक एड फिल्म मैंने प्रोड्यूस किया है जो MHA दिल्ली पुलिस के लिए है। वो सब जगह सारे प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है। उसमें आपकी डॉटर को एक मैंने मौका दिया है, जो कि बहुत अच्छे से उसने निभाया। एक बार ज़ोरदार उसके लिए तालियां। मैं नाम उसका थोड़ा सा सृष्टि के लिए ज़ोरदार तालियां। देखिए एक और चीज़ इन्होंने बता दी, अपनी काबिलियत, कि सृष्टि जो है वो भी इनके कैद है, और वो भी सहायक हो रही है लोगों में चेतना जगाने के लिए कि आप किसी भी तरीके के अपराध का हिस्सा ना बने। तो ये जो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप देश में एक नई चीज़ लेकर आए और इसको आपने भली भांति से लोगों तक पहुँचाया, लोगों के दिलों तक पहुँचाया। मैं भी देखता हूँ। अब हम आज के जो हमारे दूसरे स्पेशल गेस्ट हैं, वो बहुत स्पेशल हैं, और भारत का नाम जिन्होंने रोशन किया है पूरी दुनिया में,
मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। उनका नाम है श्री रवि दीक्षित जी। वो आए और हमें कुछ कहें नहीं, मतलब हमें कहें नहीं, डांटे डूटे नहीं, मतलब प्यार से बताएं अपने बारे में। और क्योंकि देखिए ये लोग हम लोग, मैं अपनी भी कह रहा हूँ, हम लोग देश का गौरव हैं, ये भी देश का गौरव है। तो ज़रूर ऐसे आदमी को बहुत अच्छी बड़ी तालियों के साथ आपको स्वागत करना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे सितारे हैं जो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना कुछ बोल दिया मेरे बारे में। और काफ़ी सारे अवार्ड शोज़ में जैसे हम लोग जाते हैं तो हर तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। सो ये जो विवेक जी ने कनेक्ट कराया, जो मेरा दोस्त है माहिर खान, उनके थ्रू, और पहले आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन माहिर ने बोला कि एक बार चलो, और ये लास्ट ईयर भी आए थे आई थिंक, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आज हूँ। तो उसके लिए थैंक यू माहिर एंड विवेक जी, यहाँ के बहुत अच्छा लगा मुझे। और उससे भी बड़ी बात, सब लोग आई थिंक सब लोग मेरे से बड़े हैं, तो मैं कोई भी स्पीच या कुछ भी बोलूँ तो वो पता नहीं कितनी वैल्यू होगी, बट मेरा एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जो भी बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स के प्रति थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार, आई थिंक ऐसा कुछ डायलॉग है, कूदोगे बनोगे खराब, हाँ, लिखोगे नवाब। सो आई थिंक जो अभी मोदी जी भी स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस अभी काफ़ी हद तक पेरेंट्स लोग भी स्पोर्ट्स को एक तजुर्बा दे रहे हैं अपने बच्चों के प्रति, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। उससे आपका एक लाइफस्टाइल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, आप लंबी सालों तक आगे अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो आई थिंक वो एक सपोर्ट करिए अपने बच्चों को और स्पोर्ट्स के प्रति मोटिवेट करिए, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। और इससे ज़्यादा आई थिंक मेरे पास कुछ कहने को है नहीं। और स्पोर्ट्स के अलावा मैंने 1-2 टीवी शोज़ भी करे हैं, जो कि शाहरुख खान के साथ भी मैंने काम किया हुआ है एक रियलिटी शो में, जिसका नाम था जोर का झटका। वो भी एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही शो था, इसलिए मैंने किया था वो, वरना मेरा कोई इंटेंस नहीं है मॉडलिंग में या एक्टिंग में। लेकिन माहिर ने मुझे बहुत बार बोला है करने के लिए, बट मेरा फोकस अभी स्पोर्ट्स के प्रति है। बट इन फ्यूचर कभी कुछ होगा तो देखते हैं। तो थैंक यू सो मच विवेक जी यहाँ बुलाने के लिए और ये सम्मान देने के लिए, थैंक यू। बहुत बहुत आभार रवि जी आपका। और आपने कहा जी हमसे सभी बड़े बैठे हैं, तो मैं बता दूं ये सब आपसे छोटे हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं आपसे। उसका कारण ये है कि मैं खर्च की भी नहीं बची हुई ज़िंदगी की बात कर रहा हूं। जो खर्च हो गया उसमें रखा ही गया है, अब जो बचा हुआ है हमें इसको संभाल के रखना है और किस तरह अच्छी तरह इसको यूटिलाइज करना है। और आपने कहा कि बच्चों को खेलो, मतलब खेलने में ज़रूर प्रोत्साहन देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अब हम क्या बताएं, हमारे माँ बाप ने तो पढ़ा पढ़ा के ज़िंदगी खराब कर दी हमारी। नहीं, लेकिन ये मजाक की बात है। बहुत आजकल क्या है, आप जो भी करो आप करो उच्च कोटि का। अगर आपको अपना और अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करना है तो कुछ भी करो। आप झाड़ू भी लगाओ तो ऐसी झाड़ू लगाओ कि पूरे संसार में आज झाड़ू की बात हो रही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया। तो आप कुछ भी करो इतना जोर का कि पूरी दुनिया देखे आपको, और आप में हिम्मत होनी चाहिए वो करने की। तो इसी बात के साथ मैं आगे जो आमंत्रण दे रहा हूँ वो हमारे बीच में इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल महोदय हैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कि कुरुक्षेत्र से आए हैं हमारे पास। कुरुक्षेत्र जानते ही होंगे आप, कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र से आए, मतलब इनकी बात पे ताली जरूर बजानी है, नहीं तो अभी आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा, प्रिंसिपल बीपीआर इंटरनेशनल स्कूल कुरुक्षेत्र। मंच पर उपस्थित एक से एक अपने फील्ड के धुरंधर माहिर खान जी,
रवि जी, साक्षी जी, पवन कौशिक जी, और सर तो कर ही रहे हैं हमारे बीच में। सर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो हाँ, शर्मा जी। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी बुद्धिजीवी गण बैठे हुए हैं, उनके बीच में आकर आज मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और यहाँ पर आने का जो मौका दिया है वो तो पता ही है आपको कि मिस्टर विवेक कोरंगा जी मेरे साथ ये 2010 में एज ए HOD इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में थे। मैं वहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में HOD था। तो हम कुरुक्षेत्र में हमने इकट्ठी अपना एकेडमिक अपना करियर शुरू किया था। तो ये अपना शुरू से ही विवेक जी बड़े इनोवेटिव माइंड के हैं। इनका थोड़ा एक डाइवर्जन का फील्ड रहता है, हमेशा ये कुछ ना कुछ करते हैं अपने। हमें भी बड़ा, हम भी इससे कहते रहते हैं कि आप इस तरह से भाई हर फील्ड में इंटरेस्ट लेना, ये भी बड़ा एक अच्छा एक गुण होता है, एक कैलिबर होता है अपना अपना। और ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम इनकी सफलता के लिए जो भी इनके टारगेट्स हैं, हमेशा हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। एज ए फ्रेंड और एज ए शुभचिंतक मेरी हमेशा रहेगी। अब मंच पर जो सर मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, सावधान इंडिया मैं भी देखता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। तो सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है, ये काफ़ी अच्छे सीरियल हैं जो हमें अलर्ट करते हैं। जो हमारे समाज में हर रोज़ हम कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है। अभी जैसे एक रिसेंटली उज्जैन में हुआ एक जो घटना हुई है, वो बड़ा एक दर्दनाक घटना है। वो जैसे कि सर हमें बड़ा इस चीज़ का अफसोस भी होता है। एज ए हम एजुकेशन में भी हैं, बच्चियाँ हमारे पास भी आती हैं वहाँ पे स्कूल के अंदर। और तो जैसे किसी भी इतने हमारे शो भी होते हैं, पर हम देखो बोलते हैं हर जगह इंटेलेक्चुअल हमारा रहता है, में हमारा एक कंसर्न रहता है। पर वो लड़की कह रही कि 9 किलोमीटर जैसे, तो ये भी हमारा सोचने की बात है कि क्या वजह रही ऐसी कि कोई भी मदद नहीं कर पाया उस लड़की की। और 12 साल की वो लड़की थी। और उसको ये जो आपका शो है, ऐसे ऐसे जो भी देखता है कोई भी, चलो वो बच्ची तो नहीं देख पाई होगी आपका शो शायद पढ़ाई की वजह से, तो वो अलर्ट जरूर होता है। और आप सर हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सावधानी, मैं आप लोगों के साथ अपनी अलग पिक भी लूँगा सर यहाँ पे, अगर आप लोग देंगे मुझे मौका इस चीज़ का। और आगे सर आप स्पोर्ट्स का देखो सर, हमारे पास स्कूल में भी आप स्पोर्ट्स की कह रहे थे, पहले कह रहे थे ना खेलेंगे कूदोगे बनोगे खराब। अब सर डायलॉग बदल गया हरियाणा में। हमारे हरियाणा में डायलॉग ये है, खेलोगे कूदोगे बनोगे करोड़पति। तो करोड़पति बनते हैं आज की डेट में। हमारे हरियाणा में ये बिगिनिंग हुई थी इस चीज़ की। और स्पोर्ट्स में देखो हरियाणा आगे भी रहता है, हमें इस चीज़ का भी गर्व रहता है। और पूरे इंडिया में से अभी भी गेम्स चालू हुए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी मेडल हमारा जो कंट्री जीत रहा है। और सर स्पोर्ट्स में हमारे जो स्कूल में ना पेरेंट्स भी हमेशा कंसर्न में रहते हैं, आजकल बड़े अलर्ट हो रहे हैं। तो ये आपका लोग जैसे जीत रहे हो ना ये अवार्ड, तो ये बड़ा इंस्पिरेशन रहता है इस चीज़ का भी सर। और जब आप लोगों का करियर देखते हैं कि बूस्ट पे है, आजकल 2 ही शौक है लोगों को लगभग स्कूल में। जो बच्चे देखो थोड़ा सा पढ़ने वाले तो देखो पढ़ते हैं, जो मीडियोकर बच्चे हैं ना, या तो वो स्पोर्ट्स देखते हैं या वो कनाडा या अमेरिका जाते हैं। तो 2 ही टारगेट हो गया आजकल स्कूल में। हमारे हरियाणा में तो ये कल्चर चला हुआ है कि बच्चे क्या है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है या स्पोर्ट्स का। तो वो आप लोग बड़े प्रेरणा देते हैं सर हमारे लिए हमेशा ही। और मैडम तो मॉडलिंग में देखो लड़कियों के लिए हमेशा ही प्रेरणा के स्रोत आप रहते हैं हमेशा ही। और सर पवन जी आप सुने इंडस्ट्री का भी देखो मुझे पता चला है। देखो सभी आप लोग अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं। मेरा जो अब देखिए, मैं आज नोएडा में फर्स्ट टाइम मुझे आने का मौका मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पर आकर अब कुरुक्षेत्र यूपी के बारे में हमारे जैसे यहाँ पे यूपी में योगी जी हैं, उनकी सत्ता की ना हमारे कंपैरिजन होता है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के साथ कुछ मामलों के अंदर। तो हमें भी आज बल्कि एक सरप्राइज हुआ यहाँ पे, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और MP साहब से भी हम ज़रूर कहेंगे वो बात जब भी हमें अगर आज मौका मिला तो। हम जैसे अभी आ रहे थे, मैं रविंदर जी और मैं मेट्रो से जब उतरे आज, तो अपना हमने ऑटो ली। और ऑटो में हम जब बैठे ना वहाँ पे, तो उन्होंने ऑटो ने सिर्फ 10 रुपये का चार्ज लिया सर जैसे हमारे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मन क्या यार तुम्हारा भाई आप लोग बिल्कुल ही भाई इतनी मेहनत कर रहे हो। कहते सर हमारा एक है। तो यहाँ पे एक जैसे कि एक समस्या भी हम देखो, आप लोग भी सर आप जैसे नोएडा से अगर कोई, तो इस समस्या को बड़ा एक उसकी बेचारे को कह रहे कि मेरी 90 रुपये कमाई हुई 12 बजे तक। तो वो हमें ये भी एक सामाजिक समस्या ही है। और वो ना उनकी यूनियन है हमारे वहाँ पे गुड़गांव साइड में ना, या उस साइड में बड़ा अर्न करते हैं जो ये ऑटो वाले हैं।
तो वो बेचारा बहुत ही पुअर कंडीशन में था। रविंद्र जी ने बात की थी, हमने काफ़ी देर उससे बात की इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये अब हम MP साहब से भी रखेंगे और आप लोग भी सर उस समय सपोर्ट करना थोड़ा सा। उनकी बेचारे एज ए MP उनका एक है नोएडा के प्रति उनका दायित्व बनता है, और हमने उससे प्रॉमिस किया था ऑटो वाले से भी हम आज ज़रूर आपकी ये बात सबके सामने रखेंगे इस चीज़ के लिए, और ख़ासतौर पे MP साहब के सामने। और रही बात सर एजुकेशन का, जो है एज मेरा एजुकेशन का फील्ड है, तो बच्चों को हमारा जो स्कूल में होता है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है कि हम हमेशा ही कहते हैं कि स्कूल में जब बच्चा आता है ना तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आता है। कई पेरेंट्स क्या है कि सिर्फ नंबरों के पीछे एक स्कोरिंग का रहता है, ये थोड़ा सा हमें भी गलत लगता है। और बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कंसेप्ट की, बेसिक से उसके नंबर थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, 90 कुछ पेरेंट्स को है। ये भी सर एक सोशल एक रहता है बच्चों के अंदर, जो एक मेंटल डिप्रेशन का कारण है ना, ये भी है कि एक प्रेशर रहता है, बल्कि टॉपिक का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और ये जो जितने भी हमारे को ऐसे मौके मिलते हैं, आप लोगों को मौके मिलते हैं, कुछ भी हमारे सामने जो भी समस्याएं आती हैं हम उनको शेयर करते हैं। आगे वो समस्याएं एक जगह से दूसरी जगह आती है तो कुछ ना कुछ उनको आप लोगों के पास सर वो पहुँचती है जब। तो जैसे अभी ये घटना ही है, मैं 9 किलोमीटर तक उस गुड़िया की हेल्प नहीं की, तो ये समस्या सर जब आप लोग मीडिया पे डालते हो, मीडिया का बड़ा रहता है। मेरा भी मीडिया में बड़ा अच्छा संबंध है कुरुक्षेत्र के अंदर, बहुत अच्छी मीडिया के साथ काफ़ी मेरे मित्र हैं वहाँ पे, प्रिंट मीडिया में भी और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर भी। तो ये मीडिया तो एक तरह से, अब हम मोदी जी को बिल्कुल नहीं जानते, ना आप लोगों में से कोई मिला होगा, और मोदी जी का इतना हमें पता है कि बस पता नहीं क्या है वो। तो गुजरात का उनका हमें इस चीज़ के बारे में उनका पता चला है। अब यहाँ पे महेश शर्मा जी से पहले भी हमने, वैसे एक बार मैं BPR कॉलेज में था तो हमने संपर्क भी किया था इनसे बुलाने के लिए, तो इनका भी एक दबदबा अच्छा एक यहाँ पे नोएडा के अंदर रहता है। तो हमें मीडिया एक सर बहुत बड़ा एक वो है, और मीडिया सर स्पोर्ट्स ही होगी, स्पोर्ट्स की भी इवेंट हमें मीडिया से पता चलते हैं। तो मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ के अंदर, हमारी जितनी भी सोशल अवेयरनेस के अंदर। तो अंत में मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूँगा कि इस तरह से जो ये प्रयास आज विवेक जी ने किया है, मैं इनका बड़ा दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। विवेक जी पता नहीं जा चुके हैं शायद यहाँ से, तो और सम्मानित मंच का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आने का मौका दिया यहाँ पे, और आप सब लोगों के बीच में मुझे अपने विचार कहने का मौका मिला। धन्यवाद आपका सभी का। और कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी, सर एक छोटी सी लाइन जो कुरुक्षेत्र के बारे में, हमारे ना जैसे हमारे भूमि फेमस है कुरुक्षेत्र की, धर्म नगरी कहते हैं उसे, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ से अगर छोटा सा पक्षी, जो कोई पक्षी है, अगर वो ऊपर से भी गुजर जाता है ना धरती से 48 कोस की, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं वहाँ पे। तो उसको जो कुरुक्षेत्र में रहता है ना, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक वहाँ पे पवित्र धाम माना जाता है वो कुरुक्षेत्र का भी। पर उसका थोड़ा अभी चल रहा है, अभी उसकी भी डेवलपमेंट हमारी, एक आप आने वाले समय में आप देखोगे ना 2-3 साल के बाद एक आपको अलग ही कुरुक्षेत्र मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमें नोएडा में आज देखने को डेवलपमेंट मिले, गुड़गांव के लेवल का एक सिटी मिला है बिल्कुल एक तरह से। तो अंत में मैं आप सभी का सब धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों का हार्दिक आभार और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। आपने बहुत अच्छा बोला, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हरियाणा के लिए, वहाँ के स्पोर्ट्स के लिए। मैं, क्योंकि पवन जी हमारे हरियाणा के हैं, तो मैं पवन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर 2 शब्द यहाँ पे कहें। पवन जी आइए प्लीज़, आप आनंद लीजिए, आप आनंद के लिए बैठे, आप आनंद लीजिए। और विवेक जी, आपने कहा विवेक जी नहीं रहे, विवेक जी यही हैं, पृथ्वी पे ही हैं, धरती पे ही हैं, अभी आ रहे हैं। धन्यवाद शर्मा जी। आदरणीय महरी खान जी, दीक्षित जी, अग्रवाल मैम, आप सबका यहाँ स्वागत है। कल शर्मा जी के साथ एक मंच पे था, मैं कवि सम्मेलन था साहिबाबाद में, तो कल इन्होंने हरियाणा को बहुत खींचा अपनी कविताओं में। अब आप देखिए स्पोर्ट्स में कितने मेडल आते हैं हिंदुस्तान में, उसमें से प्रवीण जी कितने % हरियाणा से होते हैं? 90%, 80% भी होते होंगे, तो भी इतना सा हरियाणा और मेडल देखिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो बच्चे जो मेडल लाए हैं उनमें गवर्नमेंट की असिस्टेंस जो है वो ना के बराबर है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है।
लाखों करोड़ रुपए प्रति वर्ष इसके ऊपर खर्च होता है, लेकिन उन बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। आप सोचिए कैसा सिस्टम है। हमने पिछले 10 साल में करप्शन दूर कर दिया, हमने ये, मैं सरकार के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ये तो हमेशा से ही ऐसा होता है, खर्च बहुत होता है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचता है। दूसरा, शर्मा जी जो है ये कह रहे थे कि भाई ये हरियाणा में जो है, ये कहते हैं यूपी में शरीफ आदमी रहते हैं, हम बहुत शरीफ लोग हैं, यूपी के हम बहुत शरीफ लोग हैं, मतलब हरियाणा में बदमाश रहते हैं। तो वो थोड़े से बोली हमारी थोड़ी सी अक्खड़ जरूर है, लेकिन दिल हमारे बिल्कुल अच्छे हैं, नहीं शर्मा जी? हाँ, धन्यवाद सर समर्थन करने के लिए। अब मैं माहिर जी से भी एक निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसा कोई ऐसा सीरियल बनाए जिसमें बच्चों को संस्कार मिले। संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे तो 50 घर दूर वाले अंकल भी दिख जाते थे ना, तो हम डर के अंदर हो जाते थे कि अरे इस टाइम बाहर जा रहा हूँ, ये अंकल डांटेंगे। लेकिन आजकल मेरा बेटा भी जो है ना, वो घर में ऐसे निकल के जाता है रात को 11 बजे, अरे कहाँ जा रहा है? अभी आ रहा हूँ पिताजी। अरे अभी तो आ रहा हूँ भाई, 11 बजे हुए, कहाँ जा रहे हो बाहर? अरे अभी आ रहा हूँ ना, दोस्त खड़े बाहर। तो बच्चों के संस्कार वो खत्म होते जा रहे हैं। वो इसलिए खत्म हो जा रहे हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। हमारे सीरियल जो है वो सारे मार धाड़ के, सॉरी सावधान सारे मार धाड़ के उल्टे सीधे सीरियल में ज़्यादातर बाहर के कॉपी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि OTT पे कैसे सीरियल चलते हैं, आप देख नहीं सकते फैमिली के साथ। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो कुछ ऐसा हो जिसमें हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे स्कूल भी कोशिश करें कि बच्चों को बचपन से ही एक तो राष्ट्रीयता की और एक संस्कारों की बहुत ज़रूरत है। मुझे मैं साहिबाबाद में होली एंजल स्कूल है एक, उसमें पढ़ा हूँ। 10th मैंने वहाँ से की। वहाँ पर 14 सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो। जब मैंने 9th के एग्ज़ाम दिए तो 14 सब्जेक्ट थे। मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी। बच्चों की एजुकेशन प्रोफेशन से जुड़ी होनी चाहिए, आपके प्रोफेशन ओरिएंटेड होनी चाहिए कि बचपन से उसे ये पता चले कि मुझे किस फील्ड में जाना है। 5th तक आप पढ़ाइए, 6th तक आप पढ़ाइए, उसके बाद उसका जो टेस्ट हो उसे वो पढ़ाइए। अब मेरे बेटे को इंटरेस्ट तो इंजीनियरिंग में है और मैं उसे संगीतकार बनाना चाहता हूँ, तो ये कैसे चलेगा सर? तो हमारी एजुकेशन को सर ऐसा बनाइए कि बच्चे जो है बचपन से ही, आप कह रहे थे ना MP साहब आएंगे उसे, तो मैं भी ये निवेदन करूंगा कि कुछ संसद में ऐसा लाइए कि आप एजुकेशन के रिफॉर्म तो हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, इसीलिए वो बच्चे कोई नीचे कोई ऊपर रह जाता है। उसकी फील्ड अलग है, उसको वो फील्ड मिलती ही नहीं है। हम घूम फिर के वो 14 सब्जेक्टों में हम 60% तक रह जाते हैं, 49% तक रह जाते हैं, और फिर वो या तो फिर कनाडा का रूट करेगा या फिर दूसरा फील्ड आपको पता ही है क्या है। यूपी अभी थोड़ी सी शरीफ हो गई है सर बाबा के बुलडोजर से। हम भी चाहते हैं बाबा जैसे लोग हर जगह आए। तो सर मैं संस्कारों की बात कर रहा था। हम भी घर में बच्चों को ऐसे संस्कार दें। हम उनको तभी दे सकते हैं जब हमारा आचरण ऐसा हो। मैं अगर अपने माता पिता के रोज सुबह चरण छूंगा तो मेरा बेटा भी रोज छुएगा। वो बचपन से ही देखेगा कि ये पिताजी क्या कर रहे हैं। तो वो हमारी क्लास घर में ही शुरू होती है। अब मेरे जब बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसे, अरे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू? अब उसने भी मुझे तू करके बात करने शुरू कर दिया। मैंने कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है। मैंने उसी दिन से शुरू किया। मैंने कहा अरे साहब आप क्या कर रहे हैं? तो वो भी मुझे ऐसे बोला, अरे साहब आप क्या कर रहे हैं?
तो हमारी क्लास हमारे घर से ही शुरू होती है, तो हमारे संस्कार वहीं से डेवलप करने पड़ेंगे, हमारे घर से ही डेवलप करने। कहते हैं ना कि पहली गुरु माता होती है, पहली गुरु क्या, गुरु ही माता होती है, क्योंकि वो गुरुकुल वाला सिस्टम तो अब रहा नहीं। बच्चे जितना पढ़ते हैं, अगर आप बच्चों को डांट दो तो फिर टीचर्स के ऊपर बात आ जाती है, आजकल बड़े रूल्स हैं। तो गुरु ही माता है बस, तो माता को ही, पिता को ही, उनको ही अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। बचपन में आप सिखाइए, उसके बाद अपने आप डेवलप होता जाएगा। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया। और हरियाणा में सर बहुत मेडल आते हैं, थोड़े से बाहुबली हैं वो, थोड़े से बचपन से ही मार पिटाई, स्कूल में जो है खेल कूद ज़्यादा होते हैं, तो वहीं से कुश्ती शुरू हो जाती है, तो इसलिए कुश्ती में मेडल आते हैं। नहीं, वो बॉक्सिंग का जो है वही प्रैक्टिस हो जाता है दोस्तों में। तो बस उसे धार देने की ज़रूरत है। आजकल धार देने वाले लोग मिल रहे हैं, प्रवीण जी जैसे, तो वो धार मिलती है तो फिर मेडल भी ले आते हैं सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका पवन जी, इन्होंने इतनी अच्छी बात कही। क्योंकि आज के टाइम में माता पिता बच्चों को कार तो दिला देते हैं, संस्कार नहीं देते। संस्कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संस्कार होंगे तो कार तो वो खुद भी खरीद ही लेगा। तो देखिए, कोरोना के काल में क्या हुआ मेरे घर का हाल मैं आपको कविता के माध्यम से बताता हूँ। कि पहले मेरी पत्नी परेशान रहती थी, माहिर जी, पहले मेरी पत्नी परेशान रहती थी, पहले मेरी पत्नी परेशान रहती थी, घर में वक्त नहीं देते हमेशा कहती थी। और वर्किंग डे वाले दिन तो वक्त ही नहीं होता था, और छुट्टी वाले दिन मैं पूरा दिन सोता था। पर जब लॉकडाउन की बात बड़े भैया ने टीवी पे बतलाई, उस दिन मेरी पत्नी खुशी से फूले नहीं समाई। बोली वो सही कहते थे, सही कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, सही कहते थे अच्छे दिन आएंगे, ये वक्त हम घर में मिलकर प्यार से बिताएंगे। फिर क्या था, कभी चाय, कभी पकौड़े और नए नए पकवान बनते थे, और हम तो निठल्ले खाते पीते सो जाते और मस्त रहते थे। पर काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई, काम इतना बढ़ गया कि नौकरानी भाग गई। 3-4 दिन में इतना बुरा हाल हो गया कि दुश्मनी जाग गई। बाहर पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं, ये बात जब उससे संज्ञान में आई, उसने तुरंत थैले के साथ सामान की लिस्ट थमाई। अब उस दिन बाहर क्या निकले मेरे भाई, अगले 8 दिन खटिया में पड़े पड़े करते रहे शिकाई, और 9वें दिन ताली बजाई। बिल्कुल 9वें दिन वो दोबारा कराने को ठुकाई, एक नई योजना लेकर आई। बोली सूजन कम हो गई है, सूजन कम हो गई है, चलने में भी नहीं कोई लड़खड़ाहट, थोड़ा बाहर घूम जाओ, दिखाया अपने ठाट बाट। अब भी तुम घर का काम नहीं सीखोगे तो डायल कर दूंगी हेल्पलाइन, और 14 दिन को करा दूंगी तुम्हें क्वारंटाइन। फिर क्या था, वक्त का मारा, ये बादशाह बेचारा बन गया गुलाम, और रोते गाते सीखे घर के सारे काम। प्याज काटते काटते रोता था, रोते रोते कपड़े धोता था। पर लॉकडाउन के नियम में अभी पूरी तरह निभा रहा हूँ, और सुबह शाम पत्नी के पैर भी दबा रहा हूँ। पहले मैं केवल दफ्तर के काम जानता था, मेरा बेटा मुझे केवल एक कर्मचारी के रूप में जानता था, पर अब पूरा का पूरा परिवार मुझ पर निर्भर रहता है, और मेरा बेटा मुझे हाउसवाइफ कहता है। भाई जी मैंने बता दिए, मैं पैर भी दाबता हूँ। अब हम आमंत्रण दे रहे हैं कृति गुप्ता जी को। आपको अवार्ड के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पे आएं, और अवार्ड देने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आके उनको सम्मानित करें। आइए आइए कृति गुप्ता जी प्रोफेसर हैं, फैकल्टी हैं, और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। और पिछले 1 साल में करीबन 500 बच्चों को इन्होंने होटल मैनेजमेंट में प्लेसमेंट दिया है अलग अलग संस्थानों में, तो इसलिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है।
थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं विवेक सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो मुझे इन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी कि मैं ऑनलाइन ट्यूटर बनूँ और बच्चों के प्लेसमेंट करवाऊँ। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मम्मी पापा जो मेरे साथ यहाँ आए हैं, मेरे हस्बैंड ऋषभ, और इन लोग का बहुत सपोर्ट है। आज मैं जो PhD कर रही हूँ सिर्फ इन लोग की वजह से कर रही हूँ, मम्मी पापा की वजह से, वरना आज मेरा PhD नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच मम्मा पापा ऋषभ, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है इस आयोजन के बारे में, बहुत ज़्यादा है। कोरंगा जी हमारे छोटे भाई जैसे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जो अवार्ड सेरेमनी है, मेरा खुद इवेंट का काम है, कई साल से सेलिब्रिटी इवेंट्स करता हूँ मैं उत्तराखंड में। तो ये आज खुद हम एज ए ऑर्गेनाइज़र तो नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों की तरह आया हूँ। करीब आज तक लगभग 1500 से ज़्यादा अलग अलग फील्ड से चुने हुए जो प्रतिभागी हैं उन सबको सम्मानित कर चुका हूँ। करीब 30 से ज़्यादा सेलिब्रिटी शो कर चुका हूँ और आज अच्छा लग रहा है। एक कोशिश होती है, क्योंकि ये सोशल जो वर्क है बड़ा पेन का काम है, इसमें मिलता जुलता तो किसी को भी कुछ नहीं। मुझे पता है कोरंगा जी ने अपनी जेब से ही लास्ट में लगाने पड़ेंगे, और लेकिन ये जो नशा है ये बहुत बेहतरीन नशा है। मैं हर साल लगभग 1.5 से 2-3 लाख रुपए एक सेलिब्रिटी शो में खोता हूँ। लोग कमाने के लिए करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी दूसरों को सम्मानित करने में जो मज़ा है वो खुद सम्मान लेने में वो चीज़ नहीं मिलती। और क्योंकि दूसरों को आगे बढ़ाना और उसके टैलेंट की कदर करना, मुझे लगता है इससे अच्छा कोई शौक हो ही नहीं सकता। और कई मंचों पे काम करता हूँ, मेरे कई रूप हैं सोशल, जैसे बताया ब्राह्मण महासभा का मैं अध्यक्ष भी हूँ। और अभी हाल में 24 सितंबर को पूरे नेशनल लेवल पे मैंने हरिद्वार में एक कुंभ का आयोजन करा था, ब्राह्मण महाकुंभ के नाम से। पूरे भारत से करीब पहली बार 25 राज्यों से उसमें भागीदारी हुई है, तो वो भी एक अचीवमेंट था। तो एक नशा है इस सब चीज़ों को करने का, कि लोगों को जोड़ने की कला आप में होनी चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। क्योंकि आज आप अपने लिए हर आदमी काम करता है, ऐसा कोई इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, हर आदमी अपने लिए जीना पसंद करता है, अपने बच्चे देखता है, अपने कारोबार देखता है। लेकिन रियल में जो रियल हीरो के नाम से मैंने एक अवार्ड सेरेमनी जब करी थी, एक टाइटल रखा था इंडियाज रियल हीरो, तो मेरे ख्याल से उस समय भी करीब 15 स्टेट से अलग अलग फील्ड से हमने लोगों को लिया था। तो सीखा हमने बहुत चीज़ें उनसे। जब देखा मैंने कि यार इसे भी टैलेंट कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। जब आदमी घर से बाहर निकलता है, जब और बड़े शहरों में जाता है, और एक्चुअल में जो टैलेंट होता है वो गांव में रहता है, उसको सही मायने में मौका नहीं मिल पाता है। क्योंकि शहर में कई ऑप्शन अपॉर्चुनिटी हर आदमी को ईजिली मिल जाती हैं। जो गांव में टैलेंट मैंने देखा, और बिल्कुल डेप्थ में अगर आप जाओगे तो उससे ज़्यादा सीखने को कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ भी जो भी आज सम्मानित होंगे वो कोरंगा जी ने शॉर्टलिस्ट करे होंगे, उनको मैं बधाई भी देता हूँ। साक्षी अग्रवाल जी मेरे बीच में हैं, परसों ही मेरी इनसे बात हुई, ये भी मेरे एक इवेंट में आई थी, सेलिब्रिटी शोज था। तो एज ए सेलिब्रिटी मैंने इनको यहाँ के लिए बोला, मैंने कहा आपके शहर में हो रहा है, दिल्ली और नोएडा में ज़्यादा फर्क नहीं है, आप आइए। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर काम पैसे के लिए हो, कभी कभी अपने टैलेंट को दूसरों के लिए सोशल कॉज में भी यूज़ करना चाहिए, तब तो आपको पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो। तो इन्होंने मेरी बात रखी, आज आपके बीच में है। अभी सांसद महोदय भी आएंगे आपके बीच में, मैं ज़्यादा नहीं कह करके, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जितने भी लोग दूर से आए, काफ़ी उत्तराखंड के और भी लोग दिख रहे हैं मुझे, तो अपने जो भी यहाँ सम्मानित आज होंगे, कम से कम दूसरों को जो आइडिया ना, आप किसी भी फील्ड से XYZ, उसके लिए कंटिन्यू काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ आए, मोमेंटो लिया, शॉल ली और चले गए एक दूसरे से, ये हमारा कर्तव्य यही पूरा नहीं हो जाता है। मैं चाहता हूँ उसको नॉन स्टॉप और आगे लोगों को आगे लेके आइए मंच पे, क्योंकि हौसला अफजाई यहीं से बढ़ती है। और अगर आप दूसरों को हौसला अफजाई नहीं कर सकते और अपने लिए ही सिर्फ मंच वाला माइक तक सीमित रहेंगे, तो जीवन आपका बेकार है। आपने यहाँ आए, अपने शॉल उड़ाई, चले गए, दूसरों को प्रेरणा स्रोत, रियल में अगर आप हीरो नहीं है तो आप ऊपर जाके क्या जवाब देंगे किसी को। तो मैं चाहता हूँ यूथ के लिए, जैसे हम दूसरों का नाम लेते हैं कि यार किसी, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे आइडियल हैं, आपके भी आइडियल होंगे। खुद का आइडियल बनना बहुत बड़ी बात होती है कि लोग आपका उदाहरण दें। जब भी आज सेकंड मंच किसी को भी मिले, वो लोग आपका उदाहरण देने की कोशिश करें। तो मेरी यही एक छोटी सी आप लोगों से विनती है। बाकी सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। मैं धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कोरंगा जी और पूरी टीम को, जो भी इनकी आयोजक टीम है। हमारी जब भी आवश्यकता पड़े, मैं, क्योंकि इन्होंने आग्रह करा था, आज सुबह फीवर भी था, फिर भी मैंने कहा ठीक है भाई ने याद करा है,
आना चाहिए। तो धन्यवाद देता हूँ मैं सभी को। थैंक यू। मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे। तो ऊपर जाना तो दूर की बात है, पहले तो ये भी सोचो कि घर जाके क्या मुंह दिखाओगे। तो आदमी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि मुंह छुपाना पड़े। हालांकि एक ऐसा काल था कोरोना का जिसमें मुंह छुपा के ही जाते थे, पर वो निकल गया है। अब अच्छा टाइम है, हमें मुंह दिखाना है। और ऊपर वाले से क्या, मेरी तो कई बार बात भी हुई है। मैं आपको बात बताता हूँ क्या बात हुई। एक बार क्या हुआ, मेरा ना वजन बहुत बढ़ गया था। तो इंसान की फितरत होती है कि अपना वजन या अपनी कोई भी कमी होती है वो दूसरे पे टाल देता है। अब मित्रों पे टालेंगे तो ये तो शाम को घसीट के मारेंगे मेरे को। तो मैंने कहा दोस्त जो है भगवान को ही दे देता हूँ। तो मैंने भगवान से बात की। तो भगवान से मेरे बीच में क्या वार्तालाप हुआ, एक कविता के माध्यम से आपको बताता हूँ। आपको अच्छा लगना चाहिए, लगेगा भी, क्योंकि आप ताली बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने भगवान से पूछा कि क्यों बना दिया मुझको इतना मोटा। मैंने भगवान से पूछा कि मुझको क्यों बना दिया इतना मोटा। वो बोले तू क्यों करता अपना दिल छोटा। अरे गोरी मोटी चमड़ी तुझ पर खूब जस्ती है, और आजकल मोटे का मतलब एक कामयाब हस्ती है कि नहीं यार? ताली बजा। मैंने भगवान से पूछा मुझे क्यों बना दिया इतना मोटा। वो खिलखिलाकर बोले तू क्यों करता अपना दिल छोटा। अरे गोरी मोटी चमड़ी तुझ पर खूब जस्ती है, और आजकल मोटे का मतलब एक कामयाब हस्ती है। मैंने कहा काहे की हस्ती है भाई, मोटा होने में भी कोई मस्ती है। रहता अकेला हूं पर लगता है कि पूरी की पूरी बस्ती है। इंच के रेट से कमी छिलता है दर्जी, और मालिश वाला भी नोट ले लेता है मनमर्जी। और कितना ही खा लूं पर पेट नहीं करता यकीन, पता नहीं इसमें तूने कौन सी फिट कर दी मशीन। अब दिक्कत यह है कि मीठा ज़्यादा खा लूं तो बढ़ जाती है शुगर, और नमकीन चेप दूं तो मशीन तोड़ देता ब्लड प्रेशर। और आलू की सब्जी जो मुझे बिल्कुल नहीं भाती है, मेरी घर वाली वो रोज़ वही बनाती है। आलू की सब्जी जो मुझे बिल्कुल नहीं भाती है, मेरी घर वाली रोज़ वही बनाती है। वो भी क्या करे, अरहर की दाल और पनीर खाने की तो नहीं रह गई औकात, और केवल 20-25 रोटी खाने से नहीं बनती है बात। और कोल्ड ड्रिंक तो मुझे देखकर दूर से शर्माती है। कोल्ड ड्रिंक तो मुझे देखकर दूर से शर्माती है, और 4 बोतल वोदका कुछ नहीं कर पाती है। अब तो बाबा के योग से भी नहीं आता है जोश। आधा किलोमीटर चल लूँ तो हो जाता हूँ बेहोश। कल गेहूँ खरीदने चला गया तो दुकानदार ने कमाल कर दिया। 100 किलो का बाट नहीं मिला तो तराजू पर मुझको ही धर दिया। लोगों ने मेरा जीना कर रखा है दुश्वार, और मेरे बेचारे भजन को खाम बना रखा कसूरवार। तो मैंने भगवान से पूछा मुझे यूं लोगों के ताने सुन कर नहीं मरना है। अब हे राम, अब तू ही बता मुझे क्या करना है। तो राम जी बोले तू पॉलिटिक्स में जा। तू पॉलिटिक्स में जा, वहां तेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। एक कमल वाली पार्टी है जिसके लिए तू बंदा एकदम राइट है। एक कमल वाली पार्टी है जिसके लिए तू बंदा एकदम राइट है, जहां नितिन, ईरानी, राजे महाराजे जैसे मजबूत नेताओं के चैम्बर हैं। और तू चिंता मत कर, अमित शाह के बाद तेरा ही नंबर है। तो मित्रों, मुझे अपनी तरक्की छोड़ के देश की तरक्की में लगना है। सीना 56 इंच का नहीं तो क्या हुआ, वजन तो दुगना है। हमारे बीच में हिम भट्ट जी आ चुके हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और अब मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ प्रभाकर पांडे जी को, जिनको हम सम्मानित करेंगे। आइए सर, प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जो होस्ट कर रहे हैं उन्हीं का धन्यवाद अदा करूंगा, और यहाँ मंच पे आसीन जितने भी चीफ गेस्ट हैं और जो भी स्पेशल गेस्ट हैं, और मेरे लिए तो सभी गेस्ट हैं,
सभी को मैं आभार व्यक्त करूंगा। और चूँकि मुझसे पहले भी जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है उनके बारे में हमारे शर्मा जी यहाँ से कह चुके हैं कि ये शौक़ है, अच्छा शौक़ है। खुद को आगे बढ़ता देखने में वो मज़ा नहीं आता है जो दूसरे को आगे बढ़ता देखने में मज़ा आए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जिए तो बात है। तो मुझे ये वाकई में बहुत अच्छा लगा आपकी बात, और मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ। आज ये बात मुझे लगी है कि हमें दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपने बारे में ये बताऊँगा। मैं एक टीचर हूँ, MP इंटर कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। मुझे जो ये पुरस्कार दिया जा रहा है इसको देने में भी समाज का ही योगदान है। और क्योंकि मैं थोड़े बहुत छोटे छोटे काम करता रहता हूँ, और जैसे हमारे भट्ट जी हैं और जैसे शर्मा जी हैं, आप लोग छोटे छोटे से हमें आइडियाज़ देते हैं। जैसे यहाँ से जो सर हैं उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि थोड़ा सा उसमें संस्कार होने चाहिए, ये ज़रूरी है, इस तरफ ध्यान कम है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं, और मैं अक्सर जो है इसमें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। इसी एक्सपेरिमेंट के तहत मैं आपको छोटा सा एक अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है कि इस वर्ष में मैंने अपने क्लास के बच्चों के साथ, जनरली मैं आर्ट साइड को पढ़ाता हूँ, तो उसमें मेरे पास 100 बच्चे थे, और उन 100 बच्चों के साथ हमने पूरे साल बिल्कुल ऐसे रहे जैसे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं। उनको हमने इस तरह से कहा कि आप सिर्फ अपने जीवन में 2 ही लोगों को याद रखिए, अपने पेरेंट्स को याद रखिए और एक टीचर को याद रखिए, बाकी तीसरे को याद मत रखिए। छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो सबसे पहले स्कूल जाने के बाद वो स्कूल में जो टीचर कहते हैं उन्हें सुनता है, वापस आके अपनी सारी बातें घर वालों को ऑनेस्टली बताता है, हर छोटी छोटी बात भी शेयर कर लेता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उस पर टैग लगने लगता है कि बड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा अभी ये टैग नहीं लगना है, बड़े नहीं होना है, छोटे रहिए। जैसे छोटे बचपन में हर बात अपनी माता पिता के साथ शेयर करते थे, पेरेंट्स के साथ शेयर करते थे, ऐसे ही करिए। और टीचर्स को ही जो कह रहे हैं उसको जैसे पहले मानते थे वैसे ही मानिए। बाकी आपको तीसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है कि दाएं वाला क्या कहता है, बाएं वाला क्या कहता है, इसको मत देखिए। तो इस तरह से हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जैसे इंटर की क्लासेस को पढ़ाने में मैंने कहा आप लोग टिफ़िन लेके आइए। हम साथ बैठ के खाना खाते थे। इंटरवल में करीबन 30-35 बच्चे, गर्ल्स भी थी, वो सब जो हैं लाते थे खाना, और मैं उन लोग के साथ बैठ के खाता था। भट्ट जी जानते हैं मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो जो भी लाते थे मुझे अच्छा लगता था, मैं खाता था। और ऐसे फिर क्या किया हमने कि उनके साथ कुछ और भी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे हमने इवेंट्स किए उनके साथ जिससे कि थोड़ा क्लोजनेस और बढ़ी। उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि रिज़ल्ट में थोड़ा सा सुधार आया। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा काम और किया कि मैंने बच्चों के घरों में अप्रोच की। नियर अबाउट 80+ स्टूडेंट्स के घर में मैं उनके घर गया, जो बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन वहाँ जाने से इतना प्रभाव पड़ा कि कुछ बच्चों ने भी इस चीज़ को समझा कि भाई टीचर हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स ने भी इस बात को कहा कि वाकई में ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि टीचर्स जो हैं वो घर आ रहे हैं, और उनका एक्चुअल आउटपुट उनके पेरेंट्स को भी मिला, और जो घर में वो करते थे वो भी पता लगा। तो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करना पड़ा। उससे जो रिज़ल्ट आया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, रामनगर, शायद सर यहाँ बैठे हुए हैं रामनगर से, और भट्ट जी हमारे रामनगर से हैं। 8 साइड से रामनगर में आज तक 2023 तक कोई बच्चा मैरिड में नहीं आया। और एक कमाल की बात थी कि हमारी क्लास से 2 बच्चे, एक 6th रैंकिंग का और एक 14th रैंकिंग का, 2 बच्चे उत्तराखंड की मैरिड में थे। और 100 में से 72 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। थर्ड तो कोई था ही नहीं, थर्ड कोई बच्चा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि हम एक चढ़ाई चढ़ चुके हैं, और ये तभी हो पाया जब लोगों ने थोड़ा सा प्रेरित किया। अभी भी मैं लगातार इसमें लगा हुआ हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। इस वक्त भी मैं जो अभी नया सेशन चल रहा है, 40 बच्चों के घर में हो आया हूँ, उनसे मिल चुका हूँ, उससे सुधार आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जुड़ाव पैदा नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा, और जुड़ाव से ही बदलाव होता है। टीचर्स जुड़ते नहीं हैं, इसलिए जो है बदलाव नहीं होता। कुछ सिस्टम ने कमियां कर रखी हैं जिससे थोड़ा दिक्कतें आती है,
लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनेस्टी से अगर काम करें तो कोई बच्चा आज भी पलट के जो है ये नहीं कहता कान क्यों खींच दिए, बाल क्यों खींच दिया, आपने थप्पड़ क्यों मार दिया। मुझे तो 18 साल में कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा हो कि सर आपने मुझे पनिशमेंट कैसे कर दिया। बस ये है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए सर। और एजुकेशन, एजुकेट करना है मेरे हिसाब से। मैं जितना मानता हूँ, हमें एजुकेशन का मतलब ये नहीं करना है कि उसको नौकरी दिलवानी या उसे किसी प्रोफेशन के लिए तैयार करना है, हमें उसे एजुकेट करना है। अभी सोसाइटी के अंदर लोग एजुकेट नहीं हो रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से पैसा कमाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये मनी मेकिंग मशीन लगी हुई है। बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, ये हम पहले से माइंड में फिट करते हैं। तो बच्चा बड़ा होता है सपने के साथ और पैसा कमाने की तरफ जाता है, वहीं पे कहीं वो संस्कार मिस कर देता है। इसलिए मेरा मानना है एजुकेशन मीन्स एजुकेट, जिससे कि सोसाइटी के अंदर कम से कम ये तो जान सके कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, पिता कौन है, चाचा कौन है, माँ कौन है, हमें किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है। अभी दिक्कत क्या आती है कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर सब बन जा रहा है, लेकिन बाद में लोग कंप्लेन करते हैं आता नहीं है, पैसे भेज देता है। पैसे जो हैं वो इमोशंस नहीं देते। बच्चा जब माँ के साथ बैठता है, पिता के साथ बैठता है, तो वो एक ऐसी फीलिंग होती है जो बताई नहीं जा सकती है, जो अनकंडीशनल लव कहा जाता है, वो पैसे से कभी नहीं आता। तो मेरे हिसाब से थोड़ा एजुकेशन को चेंज करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, बच्चों के साथ जुड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया जाए तो कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जो बच्चे हंसते हंसते पार न कर जाए। मैं तो यही करता हूँ और उसकी वजह से आज यहाँ आया हूँ। सर की बात अच्छी लगी है, थोड़ा और कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप सभी लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि आप सब लोग जो हैं हमको सम्मानित कर रहे हैं। कुछ काम किए हैं हमने, हमारे अंदर थोड़ी और जो है आप ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अगर राजस्थान जाएंगे तो रास्ते में मामा जो है ढाबा मिलेगा, एक पंजाब जाएंगे तो इस पेरीफेरल पर एक वहाँ मिलेगा, और 3 ढाबे इधर इस यूपी से हम जब निकलेंगे यहाँ से मुरादाबाद को तो 3 ढाबे इधर हैं, बहुत बड़े ढाबे हैं जिनमें 500 400 लोग जो है खाना खाते हुए एक साथ मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है वृंदावन में बहुत बढ़िया 500 सीट का 100 कारें खड़ी हो जाती हैं। वृंदावन में इनका ढाबा है, जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। बहुत अच्छी सेवा देते हैं। मैं निवेदन करूंगा तो आगे आ जाएं, क्योंकि ये नाम जो दिया है बिजनेस इनोवेशन एक्सीलेंट अवार्ड, मैं चाहूँगा क्योंकि रियल में बिजनेस किसे कहते हैं वो सीखना चाहिए मामा यादव जी से। मैं चाहूँगा आपसे अच्छा मुख्य अतिथि आज की डेट में कोई नहीं हो सकता, मेरे से अच्छा, क्योंकि आप आइडियल हैं हम सबके लिए, क्योंकि ये टाइटल ही ऐसा है। तो मैं चाहूँगा आप मेरी जगह आए तो मुझे अच्छा लगेगा। सीखने के लिए आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, चाहे छोटे से। तो मेरा निवेदन है, ये समझिए कि 4 भाई शादी से पहले ही अलग अलग हो गए थे, उसके बाद भी भगवान से ऐसा लगाव था कि उम्मीद करके एक छोटा सा ऐसा करते थे कि भाई होटल तो बहुत बुरी चीज़ है। पिताजी भी हमारे गाली बकते थे कि यार क्या कर दिया, रोज़ पीने खाने वाले आएंगे, रोज़ झगड़े होंगे, कहाँ जाओगे। हमने कहा जब चुन लिया तो चुन ही लिया। और कई बार आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार मैं काम को चरम पे पहुंचाने के बाद में थोड़ी सी लापरवाही बरती, उसी के बाद तुरंत नीचे आ गए। लेकिन फिर दोबारा मेहनत करने से फिर आगे बढ़ गए। और मैं ना तो अहंकार की बात करता हूँ, ऊपर ले वाले से मुझे ना तो बहुत बड़े नाम की ज़रूरत है, ना बहुत बड़े दाम की ज़रूरत है, लेकिन भगवान ने जो मतलब इतनी एक बड़ी पहचान दी है, तो मेरी कोई पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं दोनों टाइम ऊपर ले वाले का नाम जरूर लेता हूँ। और आदमी अगर दिल से चाहे तो मैं ये समझता हूँ कुछ भी कर सकता है। हमारे भट्ट जी हैं, हम तो एक बार ही मिले थे उनसे, लेकिन एक बेर के मिलने में हम प्रभावित हो गए इनसे, और आज भी जुड़े। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि अगर आप हमारे यहाँ चरण पड़ेंगे तो हो सके शायद मेरी नैया भी पार हो जाए।
हमारी मिसेज कहती है कभी कभी कि ब्राह्मणों से बैर नहीं लेना, और हमारे लड़के को कहती है कि कभी किसी ब्राह्मण को सताना मत, चाहे वो तुम्हारा अपराध भी है क्यों ना हो। गौ दोष, मातृ दोष और ब्राह्मण दोष तीनों बराबर बताए गए। लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना कि मेरे यहाँ जितने भी भगवान की दुआ से साधु आते हैं, मैं उससे कभी कोई पैसे नहीं लेता। और मेरी ये विनती है कि भगवान मुझे इस लायक बनाए रहे कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत मैं राम राम करता हूं सभी को। और आपने मुझे इतना सम्मान दिया है यहाँ बुलाने के बाद। मैं तो पहली बार इतना जो इस माइक पे कभी बोला नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। जय हो। बहुत अच्छी बात कही। हमारी माँ भी यही कहती थी कि घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। जो हमारी एक स्पेशल गेस्ट हैं जो मुस्कुरा रही हैं, चांद का चेहरा रोशन तेरा जैसे गाने शायद जिनके लिए लिखे गए होंगे, वो आज हमारे बीच में हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा साक्षी अग्रवाल जी को कि वो यहाँ आए और अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो हमें बताएं, अपनी कुछ बात करें, ताकि आप लोग उनको जानें। एक अच्छी शख्सियत जिन्होंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा मुकाम पाया है, आज हमारे बीच है। तो साक्षी अग्रवाल जी प्लीज। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल विवेक जी जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एंड जिनके थ्रू इनवाइट करा। विशाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके कारण मैं आज इस प्रोग्राम में आ पाई और नए लोगों के साथ जुड़ पाई। एंड मेरा पर्पस ये है कि बीइंग अ मॉडल एंड बीइंग अ एक्टर, मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ मैं एक्टिंग ना करूँ। जैसे अभी बहुत अच्छी बात शर्मा जी ने बोली थी कि सबको उच्च कोटि का काम करना चाहिए, चाहे काम कोई भी हो। तो अकॉर्डिंग टू मी यही होना चाहिए, चाहे फील्ड एक्टिंग की हो या मॉडलिंग की हो, बिजनेस की हो या फिर भोजनालय की हो, पर वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका नाम ऐसा हो कि आप नाम को जानते ही खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दें। तो इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ सपोर्टिव आते हैं, जो लोग जिनको मैं मिलती हूँ किसी भी इवेंट पे, मैं हमेशा उस इवेंट में जाती हूँ चाहे मुझे पेमेंट ना मिले पर फिर भी बिना पेमेंट के उस इवेंट में इसलिए आना पसंद करती हूँ क्योंकि आज जैसे उच्च कोटि के लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलता है। चाहे वो अब जैसे मैं आप उनको फर्स्ट टाइम में मिली हूँ, जिनका भोजनालय बहुत प्रसिद्ध है आपके हापुड़ में, राइट। तो आई हैड अ खाना वहाँ पर, बहुत बार खाना मैंने खाया, पैसे देकर खाना खाया क्योंकि आम होगा शर्मा, आम अग्रवाल तो हमने खाना खाया वहाँ पर। तो ऐसे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलता है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही इसीलिए मैंने अपनी एक इवेंट कंपनी भी ओपन की है जिसमें मैंने सारी लड़कियों के लिए काम किए हैं। जो भी लड़कियां हमारे साथ जुड़ना चाहती है, काम करना चाहती है, वो मेरी वेबसाइट पर जाकर sakshiagrawal.com के ऊपर अपना नाम एंड एड्रेस दे सकती है, हम उनको ऑनलाइन वर्क भी देते हैं। उसके अलावा मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे ये तो थोड़ी हेल्दी हो रही है ओवर ईटिंग के कारण, इनके भोजनालय का ही काम है क्योंकि आज जस्ट परचेज अ लैंड इन उत्तराखंड, वहाँ पर मुझे एक भोजनालय ही बनाना है इनकी तरह। एंड स्टिल मैं जैसे ही वहाँ से अप डाउन करती हूँ तो आई हैड अ खाना देयर, तो खाना खा खा के मैं थोड़ी ओवरवेट हो गई हूँ, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि शी इज़ नॉट लुक लाइक अ मॉडल, थोड़ी ओवरवेट है। बट स्टिल मैं इस बारे में आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि लड़की को मॉडल बनना या एक्टर बनने के लिए यू डोंट नीड टू मेंटेन योर फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ वेरी हेल्दी। हेल्दी कहने का मतलब खाना हेल्दी खाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मे बी पॉसिबल किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी की बाल अच्छे हैं, किसी की वॉक अच्छी है, कोई किसी की हाइट अच्छी है, किसी की डेफिनेटली लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट है, किसी की काफ़ी हार्ड है। और एक्टिंग के बीच में या फिर मॉडलिंग के लिए हमें यही सब चीज़ें चाहिए होती है। मे बी विलन के लिए डेफिनेटली माए जो बताया गया हमें इस सारी चीज़ में कि जो ये मार काट करते हैं इनके सावधान इंडिया में समथिंग लाइक दैट, तो वो वैसे ही चाहिए होता है। फेस हमें थोड़ा हॉरर टाइप चाहिए होता है या लॉन्ग लास्टिंग ऐसा लंबा टॉल बंदा चाहिए होता है, राइट। बट स्टिल अगर हमें लड़की चाहिए होती है संस्कारी, तो उसका फेस, उसकी लैंग्वेज उसकी बहुत सॉफ्ट होती है। इसीलिए अगर आप किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो, पर स्टिल अगर आप ये सोचो कि आप एक्टिंग में काम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अ शॉर्ट
यू आर हेल्दी और समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। अगर आप में कोई भी एक टैलेंट है जो आपको लगता है कि आप उसमें परफेक्ट हो, आपको परफेक्ट होना चाहिए। आपके हस्बैंड, आपका वाइफ, आपके बच्चे आपको बोल सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं कभी कभी, बट स्टिल अगर आपको मिरर के आगे लग रहा है ना कि मेरी आंखें बहुत सुंदर लगती है या नहीं मैं तो बहुत फिट हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ एक्ट्रेस, तो आप वो बन सकते हैं। तो ट्राई टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। दिस इज बाय ऑल। थैंक यू सो मच। साक्षी जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने हमें गुण बताए, मॉडल कैसे बन सकते हैं। हमारे बीच में उत्तराखंड की गायिका हैं मिस कौशल्या पांडे जी। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आपको स्टार फोक सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड बड़ा कदम फाउंडेशन की ओर से दिया गया है, जिस हेतु आप बधाई के पात्र हैं। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अवार्ड सेरेमनी के बाद आप लोग खाना खाने के बाद ही यहाँ से जाएं। आप गायक कलाकार हैं, कुमाऊनी गायक कलाकार हैं, और आपके काफ़ी सारे गाने जो हैं वो हिट भी हैं। और उत्तराखंड में फोक सिंगर में आपका एक अपना नाम है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा, आपने 2 गाने यहाँ पर गाए, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सम्मान के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमारे बीच में आज के जो मुख्य अतिथिगण सभी R.K. शर्मा जी, पवन जी, हेम भट्ट जी और माहिर खान जी, रवि जी और साक्षी अग्रवाल जी, विवेक जी, आप सभी का, विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर एक पल जो है हमें सूचित करते रहे आप, और हेम भट्ट जी का तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसा बताया गया है कि कहते हैं ना कि हर किसी पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है कि उसे आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, अगर आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने पति श्री राजन पांडे जी का, जो यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे इस हुनर को पहचाना है। और मैं बहुत 12th में थी तो मुझे जो है सीधा बोला गया था कि आर्ट्स कर लो। तो हमारी जो प्रिंसिपल मैडम थी उन्होंने ये बोला था कि नहीं, पापा को बुला के लेकर आओ और वही बताएंगे कि क्या करना है, उनको बताएंगे। तो उन्होंने पापा से डिस्कस किया था कि इसे म्यूज़िक ऑनर्स करवाओ। तब मैंने म्यूज़िक ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी IP कॉलेज से किया। तो उसके बाद जो है मेरी शादी हुई, पापा ने मेरा हाथ श्री राजन पांडे जी के हाथ पर दिया, और आज उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है कि मैंने देश विदेश, अपने उत्तराखंड में तो बहुत प्रोग्राम किए हैं, दिल्ली, भारत मैं हर जगह प्रोग्राम किया, लेकिन मुंबई, अपने दुबई में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में मैंने जो है जाके अपनी परफॉर्मेंस दी है इस उत्तराखंड के माध्यम से। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करूंगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हमारे बीच में CA अमित कुमार जी मौजूद हैं। आपको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर द ईयर का सम्मान दिया जा रहा है। आप बहुत विद्वान चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इससे पहले CAG महाराष्ट्र में काम कर चुके हैं, अभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा कुछ ही महीने पहले आपसे संपर्क हुआ था। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी है, और मैं बड़ा कदम फाउंडेशन की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। डॉक्टर प्रवीण शर्मा हमारे बीच में हैं। आप द मोस्ट इनोवेटिव प्रिंसिपल फॉर द ईयर 2023 का सम्मान आपको दिया जा रहा है। मैं इनके साथ जॉब भी किया हूँ, और ये इंग्लिश पढ़ाते थे, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में HOD था। और बहुत मेहनती आदमी हैं, PhD हैं और अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं। और इनका सबसे बड़ी बात जो है कि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। ये नहीं, मिस्टर रविंदर शर्मा जी, अब मैं आपको आमंत्रित करूंगा। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैथमेटिक्स फैकल्टी फॉर द ईयर का सम्मान आपको दिया जा रहा है। और पिछले 12-13 सालों से आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ पहले जॉब कर चुके हैं, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, और कई सारे विश्वविद्यालयों और कई बड़े बड़े शिक्षण संस्थाओं में आपको पढ़ाने का अनुभव है। और आपकी भी विशेषता है कि आप बहुत लगनशील हैं और रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहता है। अब मैं अगले अवार्डी के रूप में मिस्टर हरिंदर सिंह, इनका अवार्ड राम अवतार जी रिसीव करेंगे, हमारे बीच में हैं।
हमारे बीच में उपस्थित हैं ललित बंसल जी। आपको सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, जिस हेतु बड़ा कदम फाउंडेशन आपको बधाई देता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सुनील बामेटा जी, आपको मैन ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के रूप में अवार्ड किया जा रहा है। हजारों लोग, यूँ कहें कि लाखों लोग आपके अल्टरनेटिव मेडिसिन की वजह से पीलिया बीमारी से सही हो चुके हैं। मेरे ख्याल से मेरी जब इनसे बात हुई तो शायद 20,000 या उससे कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड इन्होंने मुझे बताया था। आपके उज्जवल भविष्य की कामना बड़ा कदम फाउंडेशन की ओर से। इधर साइड में होगा सबसे इधर। अब मैं रवि दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे आएं। आपको स्क्वेल्स रत्न ऑफ इंडिया के अवार्ड से बड़ा कदम फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। अब अगले अवार्डी के रूप में हमारे बीच में राम अवधेश सिंह जी उपस्थित हैं। मोस्ट ट्रस्टेड मैन पावर सप्लायर ऑफ ईयर का अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा रहा है। थोड़ा जोर से ताली बजा दीजिए, ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब अगले अवार्डी के रूप में हमारे बीच में है मिस कोमल शर्मा। आपको द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डी एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट फॉर द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। आप डी एडिक्शन के लिए काम करते हैं और कई सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से आप बचा चुकी हैं। और नशा मुक्ति जो कि समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा काम है आज की डेट में। पूरा समाज जो है धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, तो उससे आप समाज को बचा रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। अब मैं अगले अवार्डी के रूप में निवेदन करूंगा मिस्टर हरिंदर सिंह जी से, जिनको हम मामा यादव जी के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट ट्रस्टेड फूड जाइंट ऑफ यूपी का अवार्ड आपको दिया जा रहा है, जिसे तो आप बधाई के पात्र हैं। आपने अपने संघर्ष की कहानी अभी हम सब लोगों के सामने रूबरू की बताया था और हम सलाम करते हैं आपके संघर्ष को। इसके बाद अगले अवार्डी हमारे बीच में है मुरारी लाल कौशिक जी। आपको यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। आप प्रेशर कुकर शायद आपकी कंपनी बनाती है। अब हमारे बीच में B2B Streets.com एक कंपनी है, बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का अवार्ड इस कंपनी को दिया जा रहा है।
अगले अवार्डी के रूप में हमारे बीच में हैं देवेंद्र कुमार शर्मा जी। आपको सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। आपका सोशल सर्विस में बढ़ चढ़ करके योगदान रहता है और हमारे कौशिक सर और आरपी शर्मा सर के साथ आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसे तो बड़ा कदम फाउंडेशन आपको हार्दिक बधाई देता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। कभी भी है और ये कवि भी हैं, इन्होंने कविता पाठ किया था अभी यहाँ पे। अब मैं निवेदन करूंगा मिसेस ताविंदा खान जी से कि आप मंच पर आएं और साक्षी मैम और रवि सर से निवेदन है कि इनका शॉल उड़ाकर सम्मान कर दें। आइए मैम प्लीज़। एक शॉल दे दो, लाल वाली फूलमाला दे दो। एक सरकत है। अर्चना जी का, हाँ अर्चना मैम जो भी है, अर्चना जी का किसको अब मेरा अगले अवार्डी के रूप में निवेदन है डॉक्टर आरपी शर्मा सर से स्टार पोएट ऑफ द ईयर के रूप में आपको सम्मानित किया जा रहा है, जिस हेतु आप बधाई के पात्र हैं। तालियों में आप लोग कंजूसी ना करें प्लीज, आपसे मेरा निवेदन है। जोर से बताइए। मिस्टर अवधेश कुमार तिवारी जी को फैब्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया जा रहा है। ये गाड़ी की बॉडी फैब्रिकेट करते हैं, शायद हमारे बीच में अवेलेबल नहीं है, तो मैं डॉक्टर पवन कौशिक सर से निवेदन करता हूं कि आप इनके बिहाफ पे इनका अवार्ड रिसीव कर लीजिए। अब मैं डॉक्टर आरपी शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि मिसेज आरती मेहता अर्चना मेहता जी, जिनको पोएटेस ऑफ ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है, उनका अवार्ड आप ग्रहण कर लें। बड़ा कदम फाउंडेशन आप इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। याना खान जी हमारे बीच में नहीं है, इनको सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। ये शायद अभी आज इनकी दुबई की फ्लाइट है, इसलिए ये पहुँच नहीं पाई हैं, तो इनका अवार्ड के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा पंडित हेमचंद भट्ट जी से कि आप इनका अवार्ड ग्रहण करें। और मैं अमन कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं। आपके द्वारा सुझाए गए एक अवार्डी हैं सरपंच संजय सिंह देवसरिया जी। ये भारत माता मंदिर भिवाड़ी में बन रहा है, उसके भी ट्रस्टी हैं और इसके अलावा समाज सेवा में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पूरा गांव जो है इन्होंने गांव में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छा इन्होंने किया है। इनके गांव में किसी की डेथ आज हो गई थी, तो इस वजह से हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए हैं। आपसे निवेदन है कि आप इनका अवार्ड रिसीव करें प्लीज़। पंकज सिंह सैनी जी मेरे परम मित्र हैं, अगले अवार्डी के रूप में वो हैं, लेकिन वो आज यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, पिथौरागढ़ में रहते हैं। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजुकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया जा रहा है, तो इनके बदले अवार्ड हमारे फुरकान भाई रिसीव कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा मिसेज संतोष शर्मा जी से कि आप आगे आएं और एक मोमेंटो बड़ा कदम फाउंडेशन की ओर से मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। आपका हमेशा सहयोग रहता है बड़ा कदम फाउंडेशन को भी, पर्सनली मुझे भी, और आप एक
समाज सेवी भी हैं। अब मेरा निवेदन है आज के सेलिब्रिटी गेस्ट रवि भाई से कि आप आगे आएँ, और माहिर खान जी से और साक्षी मैम से निवेदन है कि उनको स्पेशल गेस्ट की एक ट्रॉफी हमारे बड़ा कदम फाउंडेशन की ओर से आप देने का कष्ट करें, और लाल वाली सॉल और एक सॉल भी बड़ा कदम फाउंडेशन की ओर से। अब मेरा निवेदन है सेलिब्रिटी गेस्ट माहिर खान जी से कि आपको ट्रॉफी बड़ा कदम फाउंडेशन की ओर से दी जा रही है, और रवि भाई से और साक्षी मैम से निवेदन है कि आप इनको बड़ा कदम फाउंडेशन की ओर से ट्रॉफी देने का कष्ट करें। अब हमारे बीच में अगली सेलिब्रिटी गेस्ट हैं साक्षी अग्रवाल जी। आपका दिल से धन्यवाद है कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। माहिर जी से और रवि भाई से निवेदन है कि आप उनको एक मोमेंटो देने का कष्ट करें। अब मेरा निवेदन है माननीय विशाल शर्मा जी से कि आप मंच पर आएँ और सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में स्पेशल गेस्ट के रूप में आपको ट्रॉफी प्रदान करेंगे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट, और शॉल उड़ाकर माला पहनाकर सम्मान कर दीजिए। अब मेरा निवेदन है आरपी शर्मा जी से कि आप स्पेशल गेस्ट के रूप में भी आपका प्रतिभाग था, और सभी सेलिब्रिटी गेस्ट से निवेदन है कि इनको ट्रॉफी प्रदान करने का कष्ट कीजिए। अब मेरा निवेदन है पंडित हेमंत चंद्र भट्ट जी से कि आप भी हमारे स्पेशल गेस्ट थे आज के इवेंट के, तो सभी सेलिब्रिटी गेस्ट से और पवन सर से मेरा निवेदन है कृपया आगे आइए और सर को एक ट्रॉफी देने का कष्ट। अब अगली कड़ी में जिनका हम सम्मान करना जा रहे हैं वो है आदरणीय श्री पवन कौशिक जी, जो कि युवा इंडस्ट्रिस्ट हैं, बहुत नेक कार्य करते रहते हैं, अलग अलग सामाजिक कार्य करते रहते हैं। हम बहुत आभारी हैं कि वो यहाँ पे उपस्थित हैं और उनसे विनती है कि वो
अब मेरा निवेदन है डॉक्टर श्वेता चौधरी मैम से कि मंच पर आएँ। आप माइक्रोबायोलॉजी में PhD हैं और आप CA अमित सर की अर्धांगिनी हैं। बड़ा कदम फाउंडेशन आपकी भी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अब मेरा निवेदन है BDJM पब्लिक स्कूल ढिकुली रामनगर के ओनर हैं श्रीमान गिरीश सत्यवती जी। आपका ब्राह्मण महासभा में भी और शिक्षा में भी बहुत अच्छा योगदान रहता है और पर्सनली मुझे एक गार्जियन की तरह गाइड करते हैं। तो बड़ा कदम फाउंडेशन की ओर से आपको एक मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा CA अमित जी से कि आप मंच पर आएँ। आप 2 शब्द कहना चाह रहे थे तो इसके लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं बड़ा कदम फाउंडेशन और यहाँ पे उपस्थित जितने भी जनगण हैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया और एक मौका दिया कि जिस संस्था को मैंने पंजीकृत करवाया था आज वो इतनी बड़ी हो गई है, इतने लोग उसके साथ जुड़ गए हैं कि समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। और मेरा यहाँ पे जितने भी मौजूद जन हैं उनसे यही निवेदन है कि अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ऐसी संस्था से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका नेटवर्क बड़ा होता है और समाज में जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं उनसे मिलने का आपको अवसर मिलता है। तो मेरा यहाँ पे जितने भी अतिथिगण मौजूद हैं उनसे भी यही निवेदन है कि आप इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लोगों की ज़िंदगी को प्रेरित करने के लिए एक बहुत अच्छा योगदान प्ले कर रहे हैं। सबका धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं हमारे जो स्पेशल गेस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं उनके एक बार फिर स्वागत करना चाहूँगा। तो इनके जो स्वागत है इसके लिए मैं आदरणीय श्री पवन कौशिक जी को और श्री विवेक जी को आमंत्रित करता हूँ। अतिथिगण हैं उनको उधर देखिए और आप भूलिएगा नहीं कि आपका स्वागत किसने किया है। बहुत बहुत आभार आपका। अब रवि दीक्षित जी का स्वागत करें। हम बहुत आभारी हैं रवि जी कि आप यहाँ पे आप आए समय निकालकर। हम आपका दोबारा अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार। और नायर खान जी को आमंत्रित करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और इतना हंसमुख चेहरा जो कि पूरे हिंदुस्तान को सावधान करता है, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और आपका स्वागत किया गया है और मैंने आपका बहुत तारीफ की है। अब मेरे को आपको रोल देना पड़ेगा एक। पक्का। देखिए रिकॉर्ड करो भैया। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये इस प्लेटफॉर्म से जो पिछले साल में इस इवेंट में आया था और मैंने ये वादा किया था कि जो भी प्रतिभा जो भी टैलेंट है मेरे किसी भी शो में, वो ज़रूरी नहीं है कि खाली सावधानी हो, और भी जो शोज़ हैं उनमें मैं ज़रूर मौका दूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि नए टैलेंट के साथ काम करना और उनको आगे इनकरेज करना। इसमें मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ। इसीलिए मैं प्रोड्यूसर बना हूँ, क्योंकि मैं किंग नहीं, मैं किंग मेकर बनना हमेशा चाहता था। नाम बोलिए ना, कवि आरती शर्मा को। तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ, ये बिल्कुल पक्का वादा लेंगे। और मैंने बोला था कि संतोष जी की डॉटर को पिछले प्लेटफॉर्म से और हिम भट्ट जी ने रिकमेंड किया था, तो उनको एक बहुत मशहूर ऐड है जो आप कुछ दिनों में देखेंगे दिल्ली पुलिस का, उसमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। और अब
आप खुद ही बोल दीजिए अपना पूरा नाम। डॉक्टर R.P. शर्मा। ज़रूर मेरे किसी ना किसी शो में आपको जल्द नज़र आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैम आपका भी धन्यवाद, आपके सामने बोला है। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं आपको फ़ोन करके याद दिलाऊंगा आपको। और अब जो है, हम जो इस पूरे शो के जो रचयिता हैं, जो अनेक सामाजिक कार्य करते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढकर उनकी एक माला बनाते हैं, अवार्ड देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा और यहाँ पे हम उनका सम्मान करेंगे। आप लोग जरूर एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री विवेक जी के लिए, और पवन कौशिक जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आए और उनको, आइए विवेक जी प्लीज़। हाँ मामा जी आप भी आ जाए, आप भी आ जाएगा। विवेक का मतलब ज्ञान होता है, और ये जो लोग समाज में ज्ञान बांटते हैं, ये उनको सम्मानित करते हैं। कितनी बड़ी बात है, हम इनको सम्मानित करके खुद सम्मानित होने का गौरव महसूस करते हैं। बहुत बहुत आभार विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां बजाइए हमारे आज के प्रोग्राम के रचयिता श्री विवेक जी को सम्मानित करके हम खुद सम्मान होने का गौरव महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार विवेक जी कि आपने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद ज्ञापन नहीं है, धन्यवाद ज्ञापन अभी वो देंगे, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। और भट्ट जी कुछ कहना चाह रहे थे, हमारे बीच में भट्ट साहब हैं और वो कुछ कहना चाह रहे थे, दो शब्द चलेंगे। थैंक यू सो मच बड़े भाई हमारे संचालक महोदय शर्मा जी, आज के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई फिल्मी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हीरो माहिर खान जी, जोरदार ताली बजाएं हमारे चीफ गेस्ट के लिए। और साक्षी जी हमारे अग्रवाल जी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। कौशिक जी हमारे बड़े भाई कवि हैं, बहुत बड़े बड़े मंचों पे मैंने इनको देखा है, मैं इनकी वीडियो हमेशा देखते रहता हूँ, इनका भी जोरदार ताली से स्वागत किया है शर्मा जी का। और मेरे साथ मेरे बड़े भाई यादव जी आज आए हुए हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। मेरे एक बार कहने में चले आए, इनको समय नहीं है, इनके कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 3000 कर्मचारियाँ इनके अंडर में है, लेकिन फिर भी ये दो शब्द मैंने कहा तो एकदम आ गए। मैं आभार प्रकट करूंगा हमारे बीच में हमारे सम्मानित यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्राह्मण सभा के, हमारे पंडित विशाल शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये ही हमारे पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को इस समय इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। और मैं संतोष शर्मा जी का आभार प्रकट करूंगा, ये समाज सेवी हैं, आम आदमी पार्टी से सेवा करती हैं, बड़े बड़े नाम बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे हैं। हमारे पूर्व DSP हमारे राजेंद्र हमारे बीच में बड़े भाई हैं, और राजेंद्र पांडे जी, और मुझे उत्तराखंड में बहुत बड़ा नाम है कौशल पांडे जी हमारे बीच में बैठी हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं हमारे जो इसके बड़ा कदम के जो बॉस हैं, जो डायरेक्टर हैं विवेक कोरंगा जी का आभार प्रकट करता हूं कि यहाँ मंच पे मुझे बुलाने का यहाँ पे सौभाग्य मिला, और यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी महान हस्तियों से और यहाँ पे हिंदुस्तान के जो क्रीम चेहरे हैं उनको छांट कर यहाँ एक मंच पे लाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत टेढ़ी खीर होती है। वो हमारे बीच में आज कोरंगा जी ने किया करके दिखा दिया। और हमारे बीच में यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए जो पूरे उत्तराखंड में मशहूर हैं कोमल शर्मा जी, वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे 18,000
लोगों को जिन्होंने पीलिया से मुक्त किया। 4 साल मुझे लगातार पीलिया होता था, पीलिया जा ही नहीं रहा था। अपोलो ने फेल कर दिया, अपोलो ने कई बार कह दिया कि जो है कई बार जांचें हुई, लेकिन मुझे जो है हमारे जो बड़े भाई हैं यहाँ पर सुनील बमेटा जी, इन्होंने मुझे सही किया। 18,000 लोगों को इन्होंने जोरदार ताली से स्वागत किया। बड़े बड़े लोग, बड़े चेहरे यहाँ पर आए हैं, सीए साहब से मिलने का मौका मिला। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं जो है माहिर खान जी, और बड़े भाई हमारे आतिर खान जी भी यहाँ बीच में हैं। ये बहुत बड़ा चैनल चलाते हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये चुपचाप छिपे बैठे हुए, इनके लिए भी जोरदार तालियां स्वागत किया जाए। धन्यवाद दूंगा सभी मित्रों को, और बाकी कुछ न कहते हुए साथ। धन्यवाद अंकल जी। सभी अवार्डी से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आएँ, एक ग्रुप फोटो खींचेंगे, उसके बाद खाने का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बिजनेस इनोवेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड बड़ा कदम फाउंडेशन के बैनर तले कराया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है कि एक जैसे बिजनेस एक साथ आएँ और एक जैसे बिजनेस मिलकर ग्रोथ करें, इसका ये मेन उद्देश्य है। दूसरा, समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को समाज के सामने प्रोजेक्ट करना, और ताकि उनका एक सोशल और बिजनेस रिकॉग्निशन बने, इसीलिए इस तरह के अवार्ड इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। अब मैं आज के जितने भी हमारे मुख्य अतिथि तो आज हमारे पहुंच नहीं पाए, लेकिन उसके अलावा जितने भी हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट थे, चाहे माहिर खान जी हों, साक्षी मैम हों, रवि दीक्षित जी हों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने बड़ा कदम फाउंडेशन के एक आह्वान पर आप यहाँ पर पहुँचे। बाकी हमारे सभी स्पेशल गेस्ट पंडित भीमचंद भट्ट जी, आरपी शर्मा जी, पवन कुमार कौशिक जी और विशाल शर्मा जी, आप सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग मेरे कहने पर, मेरे निवेदन पर उतनी दूर से यहाँ पहुँचे। करीबन 300-350 किलोमीटर गाड़ी चला करके आप यहाँ पहुँचे हैं, और जिन लोगों को लोकेशन के हिसाब से वेन्यू को ढूंढने में दिक्कत हुई उन लोगों को मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको कष्ट हुआ। और ज़्यादा न कहते हुए मैं आज के इस सभा के समापन की घोषणा करता हूँ, और आप सभी का यहाँ पर पहुँचने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद सभी लोग भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, और अब सभा समाप्त हुई। धन्यवाद। बड़ा कदम फाउंडेशन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज बिजनेस इनोवेशन एंड एक्सेलेंस अवार्ड की सेरेमनी हुई है। इसमें जो है हमारे श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जी, डीके शर्मा जी, जो कि कवि भी हैं और आज अवार्डी भी हैं, इनको सोशल सर्विस के लिए अवार्ड दिया गया है। शर्मा जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, और जो अवार्ड मुझे आज यहाँ मिला है मैं बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। और सोशल वर्क के लिए ये अवार्ड मुझे मिला है, और सोशल वर्क एक थैंकलेस जॉब है, लेकिन जो इसको लोग करते हैं बड़ा वो उनको आनंद आता है इसमें करने के लिए। समाज से जुड़ा हुआ जो भी वर्क होता है वो हम लोग करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा मैं आश्वासन दे रहा हूँ आप लोगों को। और समाज में जो भी अच्छे कार्य होते हैं उनके लिए मैं और ये प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक लोगों से जुड़ा जाए। और समाज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम एक ग्रीन क्लीन वेलफेयर एसोसिएशन चलाते हैं गाजियाबाद में, तो उसमें हम पेड़ों का कार्य करते हैं। और आजकल जैसे कि स्वच्छ भारत का मिशन चला हुआ है पूरे भारत में, और सभी सफाई के लिए भी ये भी एक सोशल वर्क में ही आता है। सभी प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि भारत एक दिन स्वच्छ जरूर बनेगा, और बिल्कुल बनेगा। शर्मा जी, हमें पूरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।